Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds. All right, friends. So now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? Can you देख सकते हो? सुन सकते हो? वोटिंग लाइन में 2% वोट करें. Move on. अमित, शिवेंद्र, विनीत, प्रीति, पल्लवी, नदस, डांस, रिजस, move forward. 2% लोग बोल रहे नहीं देख सकते तो कीबोर्ड पर कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, एडवांस डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, पुलिस वर्क. क्लास में जो भी डाउट आए नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, और फिर वेडनेसडे पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड कर दूंगा. तो हम लोग देख रहे थे जीएसटी में कुछ छोटे मोटे टॉपिक ही बचे हैं. हमने अब तक जीएसटी के इकोनॉमिक एंगल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स, यूनियन और स्टेट के अलग अलग टैक्सेस वो सब देख लिया. आज समझते हैं जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस क्या है, अलग अलग छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन, जीएसटी के फायदे नुकसान वो सब देखेंगे. उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन पे जाएंगे. लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ से एक बार यूपीएससी प्रीलिम ने 2018 में प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन सी चीज पर जीएसटी नहीं लगता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. पहला, छिलका उतारा हुआ अनाज, सीरियल ग्रेन्स फल. दूसरा, पकाए हुए अंडे, चिकन एग्स कुक. तीसरा, प्रसंस्करण के बाद डिब्बे में बंद मछली, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड. चौथा, विज्ञापन वाले समाचार पत्र, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट. हाँ, तो इनमें से कौन सी चीज पे जीएसटी नहीं लगता है. एबीसीडी आपको जो ठीक लगे. आपकी वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट. संध्या, आनंद, अनुराग, सोनल, हर्ष, ऋषभ, राहुल, नकुल, मनीष, दीक्षा, स्मृति, स्वप्निल, प्रियंका, निखिल, अंकुश, शुभम, अभिषेक, अनिमेश, संजय, कंवलजीत, ऋतिक, शुभम, ज्योति, गरिमा, सुजाता, मधुकर, गौतम, स्नेहा, प्रियांशु, शशांक, ओम, विशाल, अखिल, निमिष, आदि, अमर, अभिजीत, प्रियांशु, अमित, अदिति, अभिनव, ये सब लोग. फिर रोग, रागिनी, मोहित, दिशा, दानियाल, विजय, ओजस्वी, प्राजल, मानस, करेक्ट आंसर्स. करीब 44% लोगों को लगा सी शुड बी द आंसर. लेट्स चेक. देखिए, कोई भी अगर लूज अनब्रांडेड फ्रेश टाइप का फूड प्रोडक्ट है तो उस पर जीएसटी नहीं है. उसको आप प्रोसेस करो, पैक करो, लेबल लगा दो उस पर, तो फिर जीएसटी लगता है. सेम गोज फॉर दिस दही ऑल्सो, कर्ड ऑल्सो, कि नॉन ब्रांडेड नॉन लेबल है तो 0 जीएसटी, पैक कर दिया तो 5 जीएसटी. तो आप सोचो, अगर फिश को प्रोसेस किया, पैक किया, हाँ, तो मतलब फिर उस पर क्या कुछ तो जीएसटी होगा, राइट. दिस इज वन थिंग. सेकंडली, मैंने आपको बताया था, जब मैं न्यूज़पेपर परचेज करूँ सपोज 20 रुपी, तो सिर्फ वो प्राइस पे करना है, उस पर कोई जीएसटी नहीं, 0 जीएसटी. अब कुछ न्यूज़पेपर के अंदर जो एड्स आते हैं, तो सपोज मैंने एड्स फॉर बाय किया सपोज 1 लाख रुपीस पे, तो उस पर 18% जीएसटी, दैट इज करेक्ट. लेकिन जो रीडर परचेज करता है, ही डज नॉट हैव टू पे जीएसटी, सिंपली ही विल पे द प्राइस एंड बाय द न्यूज़पेपर. तो अभी देखो फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट मटेरियल. तो रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे तो कोई जीएसटी नहीं, 0. और हमको वही पूछा है कि व्हाट इज एग्जेम्प्टेड या जिस पे नहीं लगता है. सो फोर्थ इज करेक्ट. दैट मींस 50% चांस की आंसर सी हो सकता है, 50% चांस की आंसर डी हो सकता है. सो नाउ बाकी के जो स्टेटमेंट है उसमें मैंने आपको बताया कि फिश को प्रोसेस करके कैन मतलब कोई टीन के डब्बे में भरा तो हो सकता है 5% जीएसटी लगता हो. तो प्रोसेस फूड इज सब्जेक्ट टू सम जीएसटी, खासकर जब उसको कैन में पैक किया गया मतलब उस पे कोई लेबल होगा. सो दैट मींस थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो सबसे ये चला जाए बी और डी. और फोर्थ तो करेक्ट था, हमने न्यूज़पेपर वाला समझा. तो अब बाय एलिमिनेशन जो बचता है वो बचता है सी. अब ये भी जब एग्जाम हुई तो काफी डिबेट हुई थी. डिबेट इस बात पे हुई थी कि ये जो चिकन एग्स हैं, अगर 5 स्टार होटल में कुक किया तो जीएसटी लगता है, पर आंसर की के हिसाब से भी चीज जो फ्रेश चीजें उस पर जीएसटी नहीं है. सो द आंसर एज पर ऑफिशियल आंसर की सी. अब ये तो खैर एग्जाम कंप्लीटेड, ऑफिशियल आंसर की एज कम, फिर तो जो भी जवाब है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं. रियल एग्जाम में अपना दिमाग वो नहीं कर पाता कई बार. हाँ, तो क्या करना चाहिए भाई, ट्राई एज मच एज यू कैन, स्टिल इफ यू कैन नॉट डू तो फिर उसको स्किप कर देना चाहिए. अभी ऐसी बात है कि देखो, मैं तो एलिमिनेशन मेथड से करके आया और मैं बहुत महान हूं, मुझे सलाम करो, पर असल एग्जाम में ये नहीं होता. हर बार कई बार ये होता है कि हम जो सोचते हैं उस एग्जामिनर का अलग ही दिमाग से इंटरप्रिटेशन है. फॉर एग्जांपल, सम ऑफ यू मे थिंक क्या न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट, तो जो एडवर्टाइजमेंट बाय कर रहा है कोचिंग वाला, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीएसटी है, पर वो अलग दिमाग से सोचा है. सो टफ क्वेश्चन क्या उसने पूछा था, हमने देखा. तो हम लोग देख रहे थे बजट सब टॉपिक, इंडायरेक्ट टैक्स सब टॉपिक, जीएसटी, और उसमें आगे कुछ कॉम्पेंसेशन सेस वगैरह देखना है. अच्छा, दूसरी बात वो जो मुझे हैंडआउट अपलोड करने थे जिसमें प्रॉब्लम आ रही है कि हाईलाइट नहीं हो रहा है, हिंदी पॉइंट में हाईलाइट नहीं हो रहा है, कि केवल इंडेक्स एम्प्टी पैराग्राफ, वो सब के चलते मुझे जो नेक्स्ट हैंडआउट अपलोड करना था फाइनेंस कमीशन और ब्लैक मनी वाला, वो मैं अभी कर नहीं पाया. उसमें मुझे पूरे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके वापस डालने पड़ेंगे ऐसा लगता है, और फिर उसकी वापस सेटिंग चेक करो, फॉन्ट चेक करो, पीडीएफ आउटपुट चेक करो. तो वो मंडे नाइट या ट्यूसडे नाइट तक जब असल हो जाता है तब मैं अपलोड करता हूं. तो तब तक आप जीएसटी वाला हैंडआउट अभी वो हाईलाइट नहीं हो सकता, अपन पढ़ के खत्म करो, और फाइनेंस कमीशन जो पढ़ेंगे उतनी आज की स्लाइड आप देख लेना, जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाता. उसकी लंबी कहानी है, वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है. टाइम है तो पढ़ना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं. मैंने आपको बताया मामला क्या है. ये लोग क्या करते हैं सब, अडोब फोटो पीडीएफ सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर वाले नए सॉफ्टवेयर निकालते हैं, तो आपने पुराने वर्जन में जो फाइलें बनाई होती है उसका सब सपोर्ट काम नहीं करता. फिर उनको मेल भी भेजो तो हाँ दिया करते हैं, बट दे डू नॉट एक्चुअली फिक्स इट ऑन टाइम. खैर, मुझे कुछ और सॉफ्टवेयर ट्राई करने पर वो मैं सोमंगल सुकून से करता हूँ. तो कॉम्पेंसेशन क्या चीज़ है. जीएसटी याद रखना है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंजम्पशन. जहां पर कस्टमर बैठा है उस स्टेट को जीएसटी मिलेगा. तो अगर गुजरात में कार मैन्युफैक्चर होकर यूपी में जाती है तो गुजरात को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. यूपी को क्या मिलेगा, एसजीएसटी. इसका रिवर्स इज ऑल्सो करेक्ट, कि सपोज उत्तर प्रदेश में बाइसिकल बनी हो और वो गुजरात में सेल हो तो गुजरात को एसजीएसटी मिलेगा, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन आप समझते हैं कि जो गाड़ी का प्राइस है वो साइकिल के प्राइस से, गाड़ी सपोज 10 लाख रुपीस, साइकिल सपोज 6000 रुपीस. सो ऑब्वियसली दैट मींस यूपी जहां पर कस्टमर कार परचेज कर रहे हैं दे विल अर्न मोर एसजीएसटी, गुजरात जहां पर लोग बाइसिकल परचेज कर रहे हैं दे विल अर्न लेस एसजीएसटी. इसलिए जो स्टेट्स थे वो अपोज कर रहे थे कि वी डोंट वांट जीएसटी, इसमें तो हमारा लॉस हो जाएगा, हमें इसमें मजा नहीं है, ये तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. सो दिस वाज वन अपोजिंग आर्गुमेंट. सेकंड, यूनियन गवर्नमेंट को लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टैक्स कहां से आता था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर जीएसटी. जीएसटी आने से पहले जितने टैक्स थे तो पता चले कि यूनियन गवर्नमेंट को हाईएस्ट इनकम होती थी कॉर्पोरेशन टैक्स से और इनकम टैक्स से. स्टेट्स को आप उसी टाइम पे पूछो कि अच्छा जीएसटी अभी नहीं आया, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 जब जीएसटी नहीं था, जीएसटी स्टार्टेड फ्रॉम 2017. ओके, सो 2016 में जाके स्टेट को पूछो आपको हाईएस्ट सोर्स ऑफ इनकम कहां से आता है, एंड दे विल से कि हमें तो वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स से हाईएस्ट इनकम आती है. नाउ इन 2017 इनको पूछा जाए कि आपका हाईएस्ट सोर्स ऑफ टैक्स क्या चालू है, बंद हो गया, तो देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स तो वो तो 2017 में भी चालू है. सो दे आर नॉट एबॉलिश्ड बिकॉज़ दे आर डायरेक्ट टैक्सेस. जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो तो अलग दुनिया है. तो मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको हैप्पी स्माइल है, क्योंकि उसकी दोनों उंगलियां घी में है.
कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, उसमें भी हाईएस्ट इनकम, और अभी जीएसटी आएगा उसमें भी हाईएस्ट इनकम, तो उनकी तो मौज ही मौज है, दोनों लीगी में। बट स्टेट गवर्नमेंट नाराज थे। उनका ये कहना था कि देखो वैट तो आप एबॉलिश करा दोगे, उसके बाद जीएसटी आएगा, और जीएसटी कैसा है कि उसमें वी विल गेट ओनली हाफ पोर्शन, कि मान लीजिए कोई चीज पे 18% जीएसटी है तो यूनियन को 9, स्टेट को 9 मिलेगा। तो इनका तो और सैड स्माइली कि दो भी नहीं, एक भी नहीं, कोई उंगली घी में है ही नहीं, सारे सब चला गया। हमारी कमाई का मुख्य साधन क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स, वो रद्द हो गया, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट की कंप्लेंट थी। सो बेसिकली दे आर कंप्लेनिंग कि हमारे तो बहुत लॉस है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट जीएसटी, इसमें तो हमें कोई फायदा दिखता नहीं। इसलिए फिर यूनियन गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ठीक है, जीएसटी में हम आपको कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा देंगे, कि तुम्हारा लॉस हो रहा है बराबर है, एंड वी विल पे फॉर योर लॉस, उसको कहेंगे जीएसटी में आपको कॉम्पेंसेशन देंगे। अब प्रश्न है कॉम्पेंसेशन है तो कितना है, कब देंगे, कैसे देंगे? तो फॉर्मूला कुछ ऐसी है कि 2015 को बेस ईयर मानना है, आधार वर्ष। सपोज 2015 में स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू एडेड टैक्स में इनकम थी सपोज 100 रुपीज, और फिर ये अज्यूम करना है कि एवरी ईयर ये स्टेट को वैट में पहले से 14% एक्स्ट्रा इनकम होने वाली थी। अज्यूम 14% एनुअल ग्रोथ इन वैल्यू एडेड टैक्स। तो 2015 में 100 रुपया कमाया, 2016 में यूपी को 114 मिलेगा, 2017 में प्रीवियस ईयर के कंपेयर टू 14% एक्स्ट्रा 130 मिलेगा। ऐसा हर साल उसको पहले से ज्यादा इनकम होगी, ऐसा हम मानेंगे, हम एज्यूम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अब वैट तो खत्म हो गया, उसकी जगह एसजीएसटी है फ्रॉम 2017 ऑन। तो अगर एसजीएसटी आने से 2017 में ये 130 से अगर कम लो इनकम होती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का इट विल बी कंसिडर्ड एज लॉस, और वो जितना लॉस है वो यूनियन उसको कॉम्पेंसेट करेगी, मुआवजा देगी। फॉर एग्जांपल कि देखिए 2015 में यूपी स्टेट गवर्नमेंट 100 रुपये इन वैल्यू एडेड टैक्स, 2015 में 100 का एज्यूम किया, 2016 में 14% ग्रोथ एज्यूम किया, करते करते हर साल आप उसे करोगे। अभी 2017 में एज पर दिस फॉर्मूला अगर वैट सिस्टम कंटिन्यू रहती तो स्टेट गवर्नमेंट को 130 रुपीज की इनकम होने वाली थी। लेकिन वैट तो खत्म हो गया सिवाय पेट्रोल डीजल वगैरह प्रोडक्ट पे, और अब उसकी जगह क्या है? जीएसटी। और जीएसटी में सपोज एसजीएसटी में यूपी स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 110 ही इनकम हो रही है, तो डिफरेंस कितना है? 110 माइनस 130 बराबर -20 लॉस है। तो यूनियन विल गिव 20 रुपी एज कॉम्पेंसेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको कहा गया कॉम्पेंसेशन। और ये क्या पूरी लाइफ टाइम है, आजीवन है? जवाब है नहीं, ओनली फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, सिर्फ पहले 5 सालों के लिए। 2017 से जीएसटी आया तो से लेके 2017 जो भी 2022 तक 5 साल के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट विल स्टॉप गिविंग दिस कॉम्पेंसेशन, तब माना जाएगा कि सब ठीक हो गया है, एवरीवन यू मैनेज योर ओन थिंग्स। तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन के लिए एक कानून बनता है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स, जिसमें 2015 को बेस ईयर लिया है, वैट का कैलकुलेशन होगा विद 14% एनुअल ग्रोथ अज्यूम। अगर उससे रिलेटिवली कम पैसा जीएसटी में मतलब एसजीएसटी में स्टेट को मिलता है देन स्टेट विल गेट कॉम्पेंसेशन। और ये स्कीम लाइफ टाइम नहीं है, 2017 से लेकर फर्स्ट 5 ईयर के लिए ही ये है। अभी इनके लॉस की भरपाई के लिए क्या किया जाएगा? तो इनके लॉस की भरपाई के लिए मैंने आपको बताया कि सपोज 20 रुपये यूनियन ने स्टेट को देना है, तो यूनियन की तरफ से लाएगी। उसके लिए यह तय हुआ कि एक अलग टैक्स लिया जाएगा, मतलब सेस लिया जाएगा, जिसका नाम होगा जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस टॉबैको प्रोडक्ट्स, कोल, लिग्नाइट, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, याच वगैरह पे उसके अलग अलग रेट होते हैं, वो रेट हमने याद नहीं रखने हैं। सफिशिएंट होंगे, सपोज टॉबैको प्रोडक्ट है तो इस पे जीएसटी लगेगा, यस, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी लगेगी, यस, और जीएसटी कॉम्पेंसेशन का सेस लगेगा। उसकी क्या कैलकुलेशन कैसे है वो अपने लिए काम की नहीं। तो ऐसा सेस कलेक्ट करेगी यूनियन गवर्नमेंट, जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स का सेस लेगी वो, और फिर उस सेस से वो स्टेट्स को कॉम्पेंसेशन देगी। अब ये सब तो चल रहा था, फिर कोरोना आया, और कोरोना में स्टेट्स ने कहा हमारा बहुत ज्यादा लॉस है और हमें उसके लिए कॉम्पेंसेशन चाहिए। उसकी सब नई फॉर्मूला या मैकेनिज्म रेडी करनी पड़ी। उसमें एक था ऑप्शन 1, दूसरा था ऑप्शन 2। वो क्या मुद्दा है? तो भाई वो फूटा हुआ कारतूस है, इट इज स्पेंट एम्यूनिशन, सो विल नॉट प्रिपेयर दिस। कुछ पुरानी बुक से या कुछ न्यूज़पेपर कॉलम में पुरानी बातें करें तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो फाइनल आउटकम आया वो मैं अभी आपको अगले 10-15 मिनट्स में बताऊंगा। वो आपके हैंडआउट में भी दिया है कि पूरी खिचड़ी अभी कैसी है। दिस विल मेक सेंस टू यू जब हम लोग ये टॉपिक को फिनिश करेंगे, तभी और 10-15 मिनट्स रुक जाइए, आपको पता चल जाएगा ये क्या कहना चाहता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सपोज वैट में 130 इनकम होने वाली थी, लेकिन अब तो वैट नहीं, अब तो है एसजीएसटी, और उसमें से 120 हुआ तो मतलब 10 रुपये का लॉस है। और ये जो लॉस है उसकी कॉम्पेंसेशन यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को देनी है। अब ये तो बराबर है, फॉर्मूला के हिसाब से सब चलता था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है कि कोरोना में लॉकडाउन था तो हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। वो ये कहते हैं कि कोरोना में तो वैट के मुकाबले तो बिकॉज लॉकडाउन, तो अब तो एसजीएसटी में तो बहुत लिटिल अमाउंट भी है वन। सो हमारा टोटल लॉस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कोरोना ईयर 2020 इज 2.35 लाख करोड़ रुपीस। इतना सारा हमको पैसा दो। तो यूनियन गवर्नमेंट कहती नहीं, इतना हम नहीं दे सकते, मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी है 97,000 करोड़ हम दे सकते हैं। क्योंकि कोरोना जो है वो तो एक्ट ऑफ गॉड है, या जिसको हम फोर्स मेजर, वो क्या था पिलर 1 सी शेयर मार्केट याद करो। ये तो कुदरत का प्रकोप है। अब आपका ज्यादा लॉस हो गया तो हम कितना करें? हमने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से सोचा था कि सपोज आपको इतना हम दे सकते हैं, बियॉन्ड दैट वी कैन नॉट गिव। अब वो पूरी कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ हुई थी 2020 में, वो हम समझने नहीं बैठेंगे कि फरवरी में कैसे बजट में कैलकुलेट कर लिया था, फिर मार्च महीने से कोरोना लॉकडाउन हुआ तो उनकी कैलकुलेशन में अलग जवाब आया वगैरह वगैरह। विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, क्योंकि मैंने आपको बताया स्पेंड एमिनेशन फूटा हुआ कारतूस है, तो बहुत उसमें दिमाग नहीं खर्च कर। सफिशिएंट टू नो स्टेट्स क्या बोल रहे हैं कि ईयर 2020 में एसजीएसटी कॉम्पेंसेशन के नाम पे हमें 2.35 लाख करोड़ दो। यूनियन बोलता है नहीं, हम सिर्फ 97,000 करोड़ देंगे। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे? दोनों लोग गए अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास। वो क्या होता है पॉलिटी लेक्चर में समझना, वो समझो कि इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी वकील है, बिगेस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो उसने ये कहा कि देखिए जो फॉर्मूला हमने मानी थी कि 14% एनुअल ग्रोथ कंपेयर टू 2015 बेस ईयर और वैट में कलेक्शन, तो उस हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट ने 2.35 लाख करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट को पे करने होंगे। ये जो हमने जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का कानून बनाया, एक्ट बनाया, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि देयर इज सर्कमस्टेंस लाइक कोरोना देन यू डोंट हैव टू पे इट या यू हैव टू पे लेस मनी। जितना नुकसान है वो सारा देना होगा, कोरोना के चलते कम नुकसान देंगे, हमारी खुद की इनकम के वांधे हो गए हैं, ऐसे कोई एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते। सो दैट वाज द ओपिनियन ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो अब यूनियन ने कहा क्या करते हैं, तो फिर एक सॉल्यूशन लाए। सॉल्यूशन ऐसा है, आप देखो यूनियन क्या बोलता है कि 97,000 करोड़ दे सकता हूँ, स्टेट्स क्या बोलते हैं कि हमें तो 2.35 लाख करोड़ रुपीस चाहिए। अब ऑब्वियसली देयर इज शॉर्टेज ऑफ मनी, तो कोई ऐसे दे नहीं सकता, भले अटॉर्नी जनरल बोले कि दे दो, पर होना भी तो चाहिए पैसा। सो देन व्हाट हैपेंस, बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता ऐसा है कि 1.10 लाख करोड़ रुपीस पे सेटल हो जाते हैं। सो दैट इज द फाइनल अमाउंट दे डिसाइडेड फॉर व्हाट ईयर, फॉर द ईयर 2020 जब कोरोना आया था। अब प्रश्न है 1.10 लाख करोड़ रुपीस कहां से लाओगे? तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि आपका भी नहीं 2.35 लाख करोड़, मेरा भी नहीं 97,000 करोड़, मिडिल में कहीं आते हैं 1.10 लाख करोड़ रुपीस मैं आपको देता हूं। अब यूनियन के पास इतना पैसा नहीं है, तो यूनियन ने ये कहा कि आरबीआई को बोला कि आप हमारे पब्लिक डेट मैनेजर हो, आप मार्केट में हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करो, और उसमें 1.10 लाख करोड़ रुपीस
कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करो, जिस पर हम मतलब यूनियन गवर्नमेंट 5.19% इंटरेस्ट देंगे और करीब 3 to 5 ईयर में ये पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सारे इन्वेस्टर को वापस दे देंगे। बोल के ऐसे सब जिसे इशू किया और इतना माल कितना 1.10 लाख रुपीस यूनियन ने मार्केट से बोरो किया, कलेक्ट किया, उधारी में लिया। फिर यूनियन ने सेम मनी मतलब ये साथ से सूटकेस आया, दूसरे हाथ से सूटकेस दे दिया स्टेट्स को, कितना 1.10 लाख रुपीस का, और ये कहा कि हम आपको लोन दे रहे हैं एट सेम इंटरेस्ट रेट एंड सेम टेन्योर। जो इंटरेस्ट और टेन्योर पे हमने मार्केट से लोन लिया वही इंटरेस्ट और टेन्योर पे मतलब ये 5% जो भी ब्याज है 3 to 5 ईयर जो टाइम हम आपको ये रकम देते हैं, इसको तुम रखो और मौज करो। अब आप कहेंगे पर ये तो लोन हुआ ना, ये तो कॉम्पेंसेशन कैसे हुआ? कॉम्पेंसेशन क्या होता है कि पैसा दे दिया, बराबर, वी हैव टू रिटर्न दिस मनी। ये तो क्या बोला यूनियन गवर्नमेंट कि मैं मार्केट से 1.10 लाख रुपीस लाया हूं 5% इंटरेस्ट पे और मैं आपको 1.10 लाख रुपीस दे रहा हूं 5% इंटरेस्ट पे, यानी कि तुमने मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने ये सारी रकम रीपे करनी है 1.10 लाख रुपीस विद 5% इंटरेस्ट। तो स्टेट का ये कहना है कि हमको तो मुआवजा चाहिए ना, ये तो ब्याज के साथ वापस करना है, तो कर्जा हुआ, मुआवजा कैसे हुआ? दिस इज नॉट कॉम्पेंसेशन, दिस इज अ लोन, वी हैव टू रिटर्न द लोन। कॉम्पेंसेशन वो होता है जो रिटर्न नहीं करना होता है। हाँ, तो आप कहेंगे ये तो मतलब किस लिए, इसका क्या मतलब, हाउ इज गवर्नमेंट मैनेजिंग दिस? तो बात ऐसी है कि यूनियन के पास अभी देने के लिए 1.10 लाख रुपीस नहीं है, तो वो गेम क्या खेल रहे हैं कि अभी के लिए तुम लोन में पैसा ले लो, तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट यू टेक दिस 1.10 लाख रुपीस प्लस 5% इंटरेस्ट यू कीप, और फिर मुझे तो असल में आपको कॉम्पेंसेशन देना था ना 1.10 लाख रुपीस, वो और उसके ऊपर आपने जो इंटरेस्ट किया उसको भी सेटल करता हूं, वो मैं आपको बाद में देता हूं। मतलब ए प्लस बी कुल मिला के जो भी होगा 2.20 लाख रुपीस प्लस इंटरेस्ट जो भी है वो सारी रकम यूनियन ने असल में स्टेट्स को देनी पड़ेगी 2.20 प्लस इंटरेस्ट एट सम पॉइंट। अब वो पैसा आएगा कहां से? तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस था जो पहले 5 इयर्स के लिए मतलब 2017 से 2022 तक लेना था, उसको हम अभी और कुछ साल तक लेंगे। मतलब ये पान मसाला, कार, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पर 2026 की 31 मार्च तक हम जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लेते रहेंगे, कितना 2.20 लाख करोड़ रुपीस प्लस इंटरेस्ट जब तक अपना रिकवर नहीं हो जाता, और फिर ये स्टेट्स को वो सारा पैसा वापस करेंगे। सो दैट इज हाउ दे विल वर्क आउट। तो मतलब फॉर सिंपलिसिटी अभी के लिए ऐसा मानो इंटरेस्ट नहीं है, ब्याज नहीं है, सीधा ही पैसा लेना और देना है। तो बात ऐसी है कि सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने यूनियन को 1.10 लाख करोड़ दिए, यूनियन ने सेम टू सेम लोन स्टेट्स को दिए, इसलिए इसको हम कहते हैं बैक टू बैक लोन्स, बैक टू बैक लोन्स। फिर स्टेट्स ने क्या करना है, ये 1.10 वापस करने हैं। मतलब उनको तो डबल घाटा हो गया ना, कि जो आना था वो तो आया नहीं और उल्टा हमारा माइनस करा दिया। तो यूनियन क्या बोला, ठीक है 1.10 जो आपको कॉम्पेंसेशन मिलना था और 1.10 जो आपने लोन रीपे किया मतलब 2.20 उतना आपका कॉम्पेंसेशन है, और ये यूनियन गवर्नमेंट मोदी जी 2.20 देंगे स्टेट्स को, कहां से? तो ये जो भी गुटखा पान मसाला सब पे जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगता है जो 2022 तक लगना था वो बंद करके मतलब कंटिन्यू रखा है 2026 तक, एंड बाय दैट फिर उतना पैसा वो स्टेट्स को पहुंचा देगा। अब यहाँ आपको आराम से समझ है, इसलिए ब्याज को इग्नोर करो अभी के लिए, और बाकी जो फंडा चल रहा है उसको समझना है। आई एम गिविंग यू 40 सेकंड्स, पहले इतना दिमाग में उतारो बैक टू बैक लोन क्या है। अब कुछ लोग ये करेंगे तो फिर तो लोन ही क्यों दिया, रुक ही जाते कि भाई 2026 में तुमको पैसा दे देंगे। बट आप समझो स्टेट चलाने के लिए भी उनको भी तो अपने स्टाफ को सैलरी पे करनी है, वेलफेयर स्कीम चलानी, तो अभी पैसा चाहिए ना, 2026 में एक साथ पैसा है तब तक रुक नहीं सकते थे, इसलिए अभी उनको 1.10 लाख रुपए दिए एज लोन्स, और जो उनको रिटर्न करने हैं तो मतलब एक तो लॉस का पैसा तो आया नहीं, उल्टा आपने 1.10 लाख और हमारे ले लिया, तो हमारा 1.10 1.10 220 हो गया। तो 220 इतना कॉम्पेंसेशन बाद में 2026 तक में यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करके उसको देगी। कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछेंगे कि देखो ये तो कैसा लोन चल रहा है कि मैं पैसा मोदी जी को दूं, मोदी जी पैसा योगी जी को, ये इनडायरेक्टली सीधा लोन क्यों नहीं ले रहे कि मैं ही सीधा पैसा योगी जी को लोन में दे दूं। उसमें आप समझो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्क ज्यादा होता है। तो अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट की जीसेक में इन्वेस्ट करता हूं 5% इंटरेस्ट पे, स्टेट का होगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा नहीं मुझे 8% इंटरेस्ट मिले तो ही मैं तो इन्वेस्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। इसलिए यूनियन ने खुद से मार्केट में अपनी जीसेक निकलवाई है, क्योंकि आप समझो यूनियन गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसका रिस्क स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी से थोड़ा लो होता है, क्योंकि यूनियन की टैक्स कलेक्शन ज्यादा होती है, तो जो भी मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर वगैरह रेटिंग एजेंसी रेटिंग करेगी, तुम्हारे पास तो है पैसा, यू कैन रीपे। इसलिए जो यूनियन गवर्नमेंट लोन लेती मार्केट से तो 5.19% में मिल जाता है। अगर स्टेट सीधे लेने जाते तो सकता है इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करें 8-9% इंटरेस्ट चाहिए, तो वो ज्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए यूनियन ने पैसा लेके स्टेट्स को दिया है, कौन से इंटरेस्ट पे, सेम टू सेम इंटरेस्ट पे, मतलब इधर से 5% पे लिया तो 5% इंटरेस्ट पे यूनियन ने स्टेट्स को दिया, इसको हम कहते हैं बैक लोन्स। तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन के नाम पर ये पूरी चीज चल रही है। देखिए ये हॉट एंड हैपनिंग चीज थी 2021 में, मेरे ख्याल से मेंस में कुछ इसके प्रश्न आ भी गए हैं कि क्या हुआ था और कैसे होना है। अब ये वापस चर्चा में कब आएगा? 2026 में, जब इसका रीपेमेंट या कॉम्पेंसेशन सेस की एक्सपायरी कंप्लीट हो जाएगी तो वापस ही आएगा। तो आपको ट्राई क्या करना है, ट्राई टू क्लियर यूपीएससी बिफोर 2026, ताकि ये और पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि अभी ये लो प्रोफाइल है, इतनी दिमाग नहीं भी खर्च करो तो कुछ छूट नहीं जाता। ये वापस ज्यादा चर्चा में कब आएगा? 2026 में। क्या तो हम लोग जीएसटी के मिसलेनियस कंसेप्ट देख रहे थे, कंपोजिशन स्कीम पर स्मॉल ट्रेडर देख लिया, 1% कैश पेमेंट वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि अब वो हमारे लिए इतना काम का नहीं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कभी कभी बाहर ने खुद जीएसटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, कल देखा था। ई-वे बिल और इनवॉइस वो हमने कल देखा था। जीएसटी कॉम्पेंसेशन अभी हमने समझ लिया। सो दिस वर सम मैकेनिज्म। अभी हम अलग अलग सब बॉडी समझते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी क्या, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी क्या, ये सब क्या है हम समझते हैं। देखिए एक तो ऑर्गेनाइजेशन हमने समझी जीएसटी काउंसिल, वो तो डे बिफोर मतलब फर्स्ट डे को ही समझ लिया था, तो दैट इज डन। अब ये जो जीएसटी काउंसिल है नॉर्मली 3 मंथ्स पे वो मिलते हैं, लेकिन इतनी सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में चलती हैं तो कंटिन्यूअसली किसी ने सब चीजों को स्टडी करना चाहिए। तो इसलिए वो अपनी कमिटी बना देते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। फॉर एग्जांपल कि एक बार उनको लगा कि एसजीएसटी में अच्छी इनकम नहीं हो रही है और इस मैटर को स्टडी करना है, तो बिहार के डेप्यूटी सीएम जमाने के सुशील मोदी उनकी एक कमिटी बनाई। फिर कभी की नेचुरल डिजास्टर हो जाए तब क्या रिफॉर्म लेना चाहिए उसकी कमिटी। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कमिटीज बनती रहती है, वो अपनी रिपोर्ट देती रहती है, उनको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा जीएसटी के अंदर एक होती है फिटमेंट कमिटी। वो ऐसा है, सपोज ब्रिटानिया बिस्किट उसमें मिलेट्स हो, जवार बाजरा, उस पे 18% जीएसटी लगता हो और ये बिस्किट इंडस्ट्री का मानना हो कि नहीं इसको 5% करो, तो जो बिजनेस लॉबी है वो तो कहेगी हमारा जीएसटी कम करो, तो वो सीधा जीएसटी काउंसिल के पास नहीं जाएंगे। दे विल हैव टू सेंड प्रपोजल टू
अ कमिटी जिसका नाम होता है जीएसटी फिटमेंट कमिटी। इसके अंदर ऑफिसर्स बैठते हैं। देखिए पुलिस का काम कौन करता है? आईपीएस। तो ये जो जीएसटी का काम कौन करता है? यूनियन के यूपीएससी से रिक्रूट हुए ऑफिसर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं आईआरएस। आईआरएस 2 जात के होते हैं, एक आईआरएस आईटी जो डायरेक्ट टैक्स का काम करते हैं और दूसरे थे आईआरएस सी कस्टम एक्साइज जो कस्टम एक्साइज और जीएसटी का काम देखते हैं। तो जीएसटी फिटमेंट कमिटी के अंदर ऐसे आईआरएस ऑफिसर बैठते हैं, दे विल स्टडी द प्रपोजल एंड देन दे विल गिव ओपिनियन टू जीएसटी काउंसिल कि हाँ ये लोग जो बोल रहे हैं वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या फायदे नुकसान है, एंड देन जीएसटी काउंसिल फाइनल डिसीजन लेती है। सो दैट इज फिटमेंट कमिटी मेड अप ऑफ दिस आईआरएस ऑफिसर्स। तो जियो में देखा फिर प्रॉफिटियरिंग की बॉडी ये क्या है। हमने देखा कि कैसे जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो जो पहले कास्केडिंग इफेक्ट था यानी कि टैक्स ऑन टैक्स था जिसके बारे में थर्सडे देखा था, वो सब तो अब डिलीट हो गया। सो नाउ कस्टमर को पहले से सस्ते में प्रोडक्ट शुड बिकम चीपर कंपेयर टू द रेट्स इन एक्साइज एंड वैट रिजीम। जीएसटी से पहले जो टैक्स लगते थे उसमें कास्केडिंग इफेक्ट थी। तो मान लीजिए डोमिनो का पिज्जा उस वक्त 99 रुपीस का हो, 99 का तो कुछ नहीं आता, वो सब 199 का हो। तो अभी तो जो ये सब आ गया जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इसका प्राइस कस्टमर के लिए कम होकर होना चाहिए ना, सपोज की 180 रुपये होना चाहिए, 199 ही है, तो जीएसटी में कहाँ सस्ता हो? कुछ सस्ता नहीं। इसका क्या कारण है? कुछ बदमाश कंपनियां जीएसटी में उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, उसके वो मजे लेते हैं, बट सामने माल जो सस्ता करना चाहिए वो नहीं करता। तो नहीं हमारा तो ये प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है या ये तो अभी सब्जी टमाटर महंगे हो गए हैं। सो सम कंपनीज डू नॉट पास द बेनिफिट ऑफ द रिड्यूस्ड टैक्स बर्डन ऑन द कस्टमर्स। और ये अपने दिमाग से नहीं, ये सभी कंपनियों पे केस चले, डोमिनो भी, नेस्ले भी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह क्या टूथपेस्ट शैम्पू सब बनाते हैं। तो इनसे लड़ने के लिए कोई है कि नहीं? जब यहाँ देयर इज अ बॉडी, उसका नाम है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, मुनाफाखोरी निवारक निरोधक प्राधिकरण। तो बात क्या है कि ये अलग से कॉट होती है, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। एंड इफ दे पॉइंट कि कोई कंपनी जानबूझ के पहले से ज्यादा उसने माल सस्ता नहीं किया, भले उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, तो उनको वो पनिश कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है, वगैरह काम हो सकते हैं। अब इसके ऊपर अपील में जाना तो हाई कोर्ट। ये जो अथॉरिटी बनाई गई उसकी पहले ये सोचा गया था कि 2017 प्लस 2 इयर्स मतलब 2019 तक ही इसको एक्टिव रखेंगे, फिर बंद कर देंगे, क्योंकि तब तक सारी कंपनी दे विल गेट देयर हाउस इन ऑर्डर, वो अपना काम ठीक कर लेंगे। लेकिन फिर गवर्नमेंट को लगा नहीं अभी और इसको कंटिन्यू रखना है। सो फॉर मोर इयर्स इट वाज कंटिन्यू, बट अल्टीमेटली 2022 में ये जो एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी है इसको भी बंद कर दिया या कहीं मर्ज कर दिया। तो अभी एंटी प्रॉफिटियरिंग का काम कौन देखेगा? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसके बारे में हमने पिलर 1 C2 में देखा था। सो नाउ इट इज जीएसटी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो वी लर्न अबाउट एंटी प्रॉफिटियरिंग। उसके बाद है मुद्दा एडवांस रूलिंग। अमूल कैमल मिल्क, ऊंट का दूध, तो इस पर कितना जीएसटी होना चाहिए? अगर हम कहें ये पास्चुराइज मिल्क है तो कल हमने देखा था पास्चुराइज मिल्क पे तो 0% जीएसटी। लेकिन यहाँ अगर आप केयरफुली इसके लेबल को पढ़ो तो क्या बोलता है? कैमल मिल्क इज इजी टू डाइजेस्ट, इट हैज इंसुलिन लाइक प्रोटीन, इट इज बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पर्सन। मधु प्रमेह यानी डायबिटीज जिसको है वो ये पिएगा तो उसको हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो पर अगर आप जीएसटी का मैनुअल चेक करो तो डायबिटिक फूड सप्लीमेंट जैसे शुगर फ्री के वो कैप्सूल या टैबलेट्स आते हैं, सीधा चाय में मिला के पी सकते वगैरह, तो डायबिटिक फूड सप्लीमेंट है उसपे तो 10% जीएसटी लगता है। सो नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन कि अमूल जब ये कैमल मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है तो क्या उसके प्राइस पर उसने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करना है, नहीं करना है, 0% है कि 12%? बराबर। अब इस केस में क्या होगा? अमूल जो है वो ये जीएसटी ऑफिसर्स के पास जाएगा कि सर बोलो क्या करना है, 0 रखना है, 12 रखना है। ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। अभी कुछ नहीं बोलूंगा, लेट देम स्टार्ट सेलिंग। अमूल कंपनी को पहले मतलब प्रोडक्ट बेचने दो, फिर मैं जाके रेड करूंगा और वो जो भी अमूल अगर 0 लेता होगा तो मैं कहूंगा नहीं 12 लेना था, तुमने क्यों नहीं लिया, तुमको जेल में फिट करेंगे। और 12 लिया तो नहीं तुम गलत ले रहे हो, तो 0 था, तुमको जेल में फिट करेंगे। अब असल में जेल में फिट नहीं करेंगे, आप समझो अल्टीमेट मोटिव क्या होता है? परेशान करके ब्राइब वसूलना। सो लेट द कंपनी लॉन्च द प्रोडक्ट, आई विल हैरेस देम आफ्टरवर्ड्स टू कलेक्ट सम ब्राइब्स। तो इससे बचने के लिए क्या है? इसके लिए एक अलग से कोर्ट बनाई गई है जिसका नाम है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। सपोज ये उसका जज है। तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में क्या है कि सपोज कोई भी बिजनेसमैन ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको वो पहले जाके जीएसटी के ऑफिसर्स को पूछेगा, अपन वो सब गोल गोल जवाब देते हैं, डबल डोर की टाइप जवाब देते हो, तो फिर वो कंपनी जाके इस कोर्ट में अर्जी करे कि प्लीज गिव अस क्लैरिफिकेशन, वी प्लान टू लॉन्च दिस कैमल मिल्क, शुड वी कलेक्ट 0% जीएसटी फ्रॉम कस्टमर और 12% जीएसटी फ्रॉम कस्टमर। और इन्होंने जो बोल दिया, ये जज ने जो बोल दिया, मेरा वचन ही मेरा शासन है, व्हाटएवर दे गिव इज बाइंडिंग। अगर उसने कहा 0 तो 0 मानना है, 12 तो 12 मानना है, फिर ये जीएसटी ऑफिसर आईआरएस ऑफिसर उस पे चू नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के क्या फायदे? एक तो मुकदमेबाजी फ्यूचर में कम हो जाए, हैरेसमेंट कम हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता हो, फॉरेन इन्वेस्टर भी ये सब देखे इधर तो ब्राइबरी और करप्शन के स्कोप कम है, तो हम भी इधर इधर कंपनियां खोलते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन मिले। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या पिलर 3 में हम लोग देखेंगे। तो वी लर्न अबाउट द अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग। उसके बाद है जीएसटीएन पोर्टल। एक समझते हैं फिर देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन, ये उसकी ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट है। आपने उसमें रजिस्टर करना है, आपने मतलब बिजनेसमैन ने, और फिर उसने कस्टमर से जितना जीएसटी कलेक्ट किया इधर सब वो नेफ्ट आरटीजीएस से ऑनलाइन डिपॉजिट करेगा, उसको सब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ये सब काम ऑनलाइन होते हैं। तो प्रश्न ये जो वेबसाइट है ये कौन चलाता है? उसके लिए एक अलग कंपनी है, इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का एक और एग्जांपल याद करो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको याद होना चाहिए आईएमपीएस, यूपीआई, भीम, वो सब काम करता था, हमने पिलर 1 A1 डिजिटल पेमेंट में उसको देखा था। तो दिस इज आल्सो अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। प्रश्न ये जीएसटी नेटवर्क नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, इसका मालिक कौन है? यूनियन गवर्नमेंट की 50% ओनरशिप है और स्टेट गवर्नमेंट की 50% ओनरशिप है। प्रश्न कौन से स्टेट को कितना कोटा है, तो वो सब अपने एग्जाम के लिए काम करेंगे। ये जो जीएसटीएन नेटवर्क कंपनी है उसका काम क्या है? ये ऑनलाइन पोर्टल चलाए जहां सप्लाई रजिस्टर करेंगे, अपना जीएसटी पे करेंगे, आईटीसी क्लेम करेंगे, ई वे बिल, ई इनवॉइस सब जनरेट करेंगे वगैरह। अब आप समझो ये पोर्टल है तो इसमें तो सब एचटीएमएल कोड होगा ना, तो असल में ये कंपनी वो सब डिजाइन नहीं करेगी, उसका काम दूसरी कंपनी करेगी। इन्फोसिस जिसका काम ही ये सब सॉफ्टवेयर और ये सब कोडिंग करना, दे हैव डेवलप्ड द पोर्टल, लेकिन उसको चलाता कौन है? तो वो ये जीएसटीएन नाम की कंपनी चलाती है। सो वी लर्न अबाउट दिस जीएसटीएन पोर्टल। एक आखिरी पोर्टल समझते हैं फिर देख लेते हैं। ये जो जीएसटी आने से कस्टम्स ड्यूटी बंद नहीं हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे स्टिल कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल। तो उसका भी ऑनलाइन पोर्टल होगा जहां जो भी उसके व्यापारी उसने कस्टम्स ड्यूटी को डिपॉजिट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो उसका अलग पोर्टल, उसका नाम है स्विफ्ट पोर्टल। दूसरा एक्साइज ड्यूटी आल्सो नॉट कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड। आप जानते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो उसके भी जो पेट्रोल पंप के मालिक है उन्होंने गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना है, तो उसका अलग ऑनलाइन पोर्टल है एसीईएस पोर्टल। और जीएसटीएन का तो जीएसटीएन पोर्टल है ही। तब समझो 3 पोर्टल है। और अगर कोई ऑफिसर चाहता है कि मैं सब एकदम जोरदार सर्वेलेंस करूं, कल चोरी को पकड़ लूं, क्या किधर गड़बड़ हो रही है, तो इन सबका डेटा आपस में इंटीग्रेट होना चाहिए कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सो दैट यू कैन क्रॉस वेरीफाई। क्योंकि आप आगे हम पढ़ेंगे कि सारे बिजनेसमैन को पान कार्ड नंबर लेना पड़ता है आजकल उसके साथ। अब समझो जब डेटा का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड आउट हु इज प्लेइंग सम मिस्चीफ। तो ये सब जो डिजिटल या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना है, उसका एक प्रोजेक्ट चलता है, उसका नाम है प्रोजेक्ट सक्षम। प्रोजेक्ट सक्षम इज फॉर व्हाट पर्पस? कस्टम एक्साइज जीएसटी के ऑनलाइन पोर्टल का डेटा इंटीग्रेशन करके सर्वेलेंस करना उसका ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द टैक्स इवेडर्स। सेपरेटली इंडियन रेलवे का भी प्रोजेक्ट सक्षम है कि जहां वो अपने रेलवे एम्प्लॉय को ज्यादा स्किल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग देते हैं, पर वो इतना हाई प्रोफाइल चीज नहीं है, तो नीड नॉट वरी टू मच।
उसके बाद और भी चीजें समझनी है HSN SSC कोर्स क्या है, बट फ्रेश माइंड से समझते हैं। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी मूव फॉरवर्ड। थ्री मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। थर्टी मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेलिंग द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू करिए। हर्ष, नूफान, बशिंदर, द्विति, ओंकार, नवनीत, विराट, जाहिद, नजदान, सरीजा, वी मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग समझ मिसलेनियस कांसेप्ट एक एक दो लाइन याद रखते हैं। प्रोजेक्ट सक्षम तक देखा, अभी कुछ नंबर समझने हैं। SAC, HSN, पान कार्ड, GSTIN, ये सब क्या है। आप कोई शॉपिंग मॉल से माल खरीदते हैं तो उसका कैशियर उसके बारकोड स्कैनर से प्रोडक्ट को स्कैन करता है, तो अपने आप उसकी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें प्राइस प्लस GST आ जाता है कि ओके दिस इज पैक ऑफ बिस्किट, तो इतना 10 रुपये प्लस 18% GST, दिस इज अमूल दही कर्ड, तो प्राइस प्लस 5% GST। तो उसको कैसे पता चलेगा, हाउ डज दैट सिस्टम नो दैट दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द GST? क्योंकि वहां पर हर एक प्रोडक्ट फिजिकल वस्तु है तो उसके अंदर उसके कोड होते हैं। अगर गुड्स में तो उसके लिए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, HSN। फुल फॉर्म याद नहीं रखना है, स्मॉल फॉर्म याद रखना है। HSN क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा कि सपोज वो स्कैन करेगा कि इसका कोड है ये नंबर, तो ये नंबर है मतलब ये टॉपिक है और उस पर 28% GST, तो अपने आप कंप्यूटर विल डिटेक्ट द थिंग्स। और सर्विसेज के लिए होता है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड SAC, तो उसकी जो इनवॉइस है उसमें उसके कोड से वो स्कैन करके या उसका ऊपर जो डेटा एंट्री होता है अपने आप उस सिस्टम को पता चल जाए। तो इससे क्या फायदा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपना बिलिंग डिजिटाइजेशन आराम से कर सकता है। सर्वेलेंस और टैक्स अथॉरिटीज को उसमें से और कुछ गुप्त बड़ी एनालिसिस करनी हो उसको बिग डेटा एनालिटिक्स में मदद मिलती है। जस्ट लाइक बैंक ब्रांच का IFSC कोड होता है, शेयर और बॉन्ड का ISIN कोड होता है, तो GST के अंदर हर एक जो गुड्स या सर्विसेज है उसके अपने HSN और SAC कोड्स होते हैं, जिससे पता चलता है कौन सी प्रोडक्ट पे कितना टैक्स। नंबर्स, आपको इनकम टैक्स भरना है, कॉर्पोरेशन टैक्स भरना है, कोई भी डायरेक्ट टैक्स भरना है, तो उसके लिए अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कार्ड बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं पान कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर व्हिच इज गिवन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसी तरह जो बिजनेसमैन ने GST में रजिस्टर करना है, गवर्नमेंट में GST डिपॉजिट करना है, तो उसने अपना GSTIN नंबर निकालना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कस्टम वो लोग इशू करते हैं। ये जो दोनों नंबर है, पान नंबर एंड GSTIN नंबर, वो ह्यूमन के भी हो सकते हैं, यस, और वो कंपनी के भी हो सकते हैं, क्योंकि आप याद करो कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो जो रिलायंस ने GST भरना है वो रिलायंस ने GST भरना है, मुकेश अंबानी ने नहीं भरना है। और जो मुकेश अंबानी ने पर्सनल इनकम पे पर्सनल इनकम टैक्स भरना है वो मुकेश अंबानी ने भरना है, वो रिलायंस कंपनी ने नहीं भरना है। बोथ आर डिफरेंट पीपल, वन इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अदर इज बायोलॉजिकल पर्सन। तो याद रखना है, पान कार्ड और GSTIN नंबर वो अलग अलग हो सकते हैं सबके। अब इसके आपस में फॉर्मेट में सिंक कैसे करता है कि सपोज सुजलॉन नाम की एक कंपनी है, ये उसका पान कार्ड नंबर है, तो जब वो GST के लिए अप्लाई करेगा तो उसका GST नंबर कैसा होगा कि रेड कलर वाला देखो वो तो पान कार्ड ही है, उसी को कॉपी कर देगा, आगे उसका स्टेट नंबर आ जाएगा 24 मतलब गुजरात, और पीछे 1Z8 वो उसकी सब्सिडियरी कंपनी कितनी है उसका सब कोड बना देगा। इससे क्या फायदा होता है, सब डेटा एनालिटिक्स करके सर्वेलेंस करके टैक्स इवेजन चोरी को पकड़ना हो तो गवर्नमेंट के लिए आसान होता है। नाउ बियॉन्ड दिस, पान कार्ड नंबर, GST नंबर, UID मतलब आधार नंबर, उसमें क्या डिफरेंस है वो सब आपके हैंडआउट में दिया है, उसको भी बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिवाय के इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट फॉर एक्साइज, ऐसी सब स्टेट गवर्नमेंट में जब जॉब्स आती है तो उसमें तैयारी करते हो तो सब रट के जाना है, अदरवाइज नहीं पड़ी। UPSC में तो दो चार चीजें जो जानी थी मैंने आपको बता दी। सो वी लर्न अबाउट वेरियस नंबर्स एसोसिएटेड विद GST। तो मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशन, मिसलेनियस कांसेप्ट्स ऑफ GST डन। GST के फायदे नुकसान देखिए, पहले अगर टाटा कोई कार बनानी होती तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, ये रबर चाहिए, पेंट चाहिए, लेकिन अगर वो बाहर से कुछ भी चीज परचेज करता तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको नहीं मिलता था।
बिफोर देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ आईटीसी। इसलिए टाटा कंपनी क्या करेगी, इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ एवरीथिंग, स्टील भी मैं ही बनाऊं, प्लास्टिक भी मैं बनाऊं, रबर भी मैं बनाऊं, टायर भी मैं बनाऊं, क्योंकि बाहर से लूंगा तो मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं, उल्टा कास्केडिंग इफेक्ट बहुत बढ़ जाएगी। अब कुछ मैं कस्टमर को वो बर्डन पास कर सकता हूं, पर बहुत कार महंगी हो जाएगी तो कोई परचेज नहीं करेगा, तो कोई फायदा नहीं है। सो आई विल ट्राई टू मैन्युफैक्चर ईच एंड एवरी कंपोनेंट, एवरी नट बोल्ट ऑफ माय कार बाय माय सेल्फ। ये प्रॉब्लम थी। अब आफ्टर जीएसटी क्या फायदा है, टाटा अगर बाहर से कोई चीज खरीद ले तो उसको सब क्रेडिट मिलनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो कोई भी माल, सपोज वो जिंदाल स्टील से स्टील परचेज कर ले, या ये कोई हमारे टायर से टायर परचेज कर ले, उसको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाना है और फिर वो आगे जाके सेल करे। सो आई विल नॉट डू अननेसेसरी हेडेक ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग इन हाउस। कुछ कुछ चीज ऐसी होती है जो खुद बनाने की सेंस बने, पर हर चीज खुद से बनाने में फिर आपकी अननेसेसरी बहुत सारा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करना पड़े, विच इज नॉट हेल्पफुल। सो नाउ जीएसटी आने से फायदा क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब दूसरों को काम देना, आउटसोर्सिंग या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से माल को प्रोक्योर कर लेना, ये सब पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये क्या मल्टीप्लाई इफेक्ट, पहले रतन टाटा सिर्फ एक जॉब क्रिएट करता था खुद की कंपनी में, अब उसने ऐसे बहुत सारे दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ परचेज करते रहता है, तो इन सब जगह पे जॉब क्रिएट हो रही है। सो इट इज हेल्पिंग द इकोनॉमी। तो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट आने से कंपनियां पहले से ज्यादा आउटसोर्सिंग करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसीलियराइजेशन। एनसीलियराइजेशन मतलब कंपनी हर चीज खुद नहीं बनाएगी, आउटसोर्सिंग में बहुत सारे रॉ मटेरियल दूसरों से ले लेगी, क्योंकि उसको टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। दिस इट हेल्प्स द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इट हेल्प्स द जॉब क्रिएशन, सो दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने से एक और फायदा हुआ है। सपोज पहले आपको एक बीएमडब्ल्यू कार खरीदनी थी, मान लीजिए 1 करोड़ की कार है, तो जब जीएसटी नहीं था तो कार परचेज पे लगता था वैल्यू एडेड टैक्स। अब अगर आप ओडिशा में बीएमडब्ल्यू कार खरीदते तो वैट लगता था 14.5%, और अगर आप महाराष्ट्र से वही बीएमडब्ल्यू कार खरीदते तो महाराष्ट्र में वैट था 12.5%। तो आप समझो, इफ यू परचेज द कार इन महाराष्ट्र एंड देन टेक इट टू ओडिशा, तो दोनों मार्केट में आपको 2 लाख रुपए की सेविंग हो जाएगी, क्योंकि टैक्स का डिफरेंस है। इफ यू आर बाइंग 1 करोड़ की कार, तो इधर 12.5 लाख आपको टैक्स चढ़ता है, उधर 14.5 लाख टैक्स चढ़ता है, तो 2 लाख की बचत है। और अगर आप महाराष्ट्र से परचेज करके कार ड्राइव करके भी ओडिशा ले गए तो 2 लाख रुपए का तो पेट्रोल खाएगा नहीं, वो कमी उससे तो जाएगा। तो पहले क्या होता था कि बिफोर जीएसटी, इवन बिजनेसमैन फ्रॉम ओडिशा का बिजनेसमैन ही विल बाय द कार फ्रॉम महाराष्ट्र टू सेव हिज टैक्स। तो इसमें सैड स्माइली किसका होगा, ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि ओडिशा राज्य सरकार को टैक्स मिलेगा नहीं तो वो अपनी पॉवर्टी वेलफेयर की स्कीम कैसे चलाएगा। तो पहले ये प्रॉब्लम थी कि अलग अलग राज्यों में वैट के टैक्स रेट अलग थे, इसलिए आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बनती थी। आर्बिट्राज क्या था, हमने पिलर 1 सी में देखा था, याद करो गोल्ड के एग्जांपल से, कि मुंबई में 60,000 का वो और दिल्ली में 60,200 का हो, तो 200 रुपए का आर्बिट्राज है। उसी तरह यहाँ पर टैक्स डिफरेंस है 2 मार्केट में, तो 2 लाख आर्बिट्राज है। सो अल्टीमेटली जो स्टेट में ज्यादा टैक्स है वो लूज आउट करते थे, उनको कोई कस्टमर वहां खरीदते नहीं थे। अब जीएसटी आया तो उसमें क्या है, हर एक कार पे 28% जीएसटी है, और उसमें भी स्टेट का जीएसटी कितना 14 है। अब आप कार महाराष्ट्र से खरीदो तो भी इतना ही टैक्स है, और ओडिशा से खरीदो तो भी उतना ही टैक्स है। सो नाउ इट इज नॉट बेनिफिशियल कि ओडिशा बिजनेसमैन महाराष्ट्र जाए, उधर से कार खरीद के इधर लेके ड्राइव करके आए तो पेट्रोल 100-150 रुपए का हो गया, तब उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बचत तो हो नहीं रही है। इट इज नॉट हेल्पिंग इन एनी कॉस्ट सेविंग और टैक्स सेविंग। सो देन व्हाट विल हैपन, द बिजनेसमैन ऑफ ओडिशा विल बाय द कार फ्रॉम ओडिशा इटसेल्फ। तो जो रेट आर्बिट्राज था वो पहले से कम हो जाएगा, और इससे बैलेंस पे रीजनल ग्रोथ में मदद मिलेगी। वो कैसे कि अभी ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट विल अर्न दिस टैक्स, और उससे उसको जो पॉवर्टी वेलफेयर स्कीम चलानी वो चलाए, और महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र की गाड़ी खरीदे, उनकी स्टेट गवर्नमेंट अपनी वेलफेयर स्कीम चलाए, तो हर राज्य में संतुलित विकास हो सके, ऐसी इसमें संभावना है। सो इट हेल्प्स रिड्यूसिंग द रेट आर्बिट्राज, रेट मतलब टैक्स रेट आर्बिट्राज। तीसरा, जीएसटी के अंदर सेम बेस पे कंपटीशन होती है, इसलिए प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है। ये समझते हैं। सपोज जीएसटी आने से पहले, मतलब जीएसटी याद रखना है, 2017 में जीएसटी आया, 2016 में क्या है, 2 चीज आई है, डिमोनेटाइजेशन आया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, और भी चीजें, पर इतना तो पता होना चाहिए। अब सपोज 2016 में जीएसटी नहीं था, अगर कोई कंपनी ने 2016 में 10,000 रुपए का मोबाइल बनाया, मान लो उस पे एक्साइज ड्यूटी थी 9%, तो मतलब 900 रुपए होगा, और जब इसको सेल करोगे तो 9% वैट लगेगा। तो वैट लगेगा वो 9% किसका, उस 9% मतलब परसेंटेज किस बेस पे आप बोल रहे हो, क्या 10,000 का 9%? तो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे कि देखो 10,000 रुपये तो बेस प्राइस है, उस पर 900 एक्साइज लगा, तो यानी अब प्राइस है 10,900, और हम मतलब स्टेट गवर्नमेंट 10,900 के ऊपर 9% वैट मांगी, यानी कि 981 रुपीज वैट चढ़ेगा। तो अब आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो क्या हो रहा है, ही विल पे 900 रुपये एक्साइज, 981 एज वैट, तो टोटल ही विल पे 1881 रुपीज। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, 10,000 के बेस पे वैट नहीं कैलकुलेट किया, उन्होंने 10,900 पे किया, क्योंकि वो एक्साइज को भी एम्बेड करके मानते थे। अब क्या हुआ है, 2017 से जीएसटी में ये है कि हर एक टैक्स का बेस सेम होगा, मतलब अगर हम कहें 9% सीजीएसटी, तो उसका बेस क्या है 10,000 रुपये, जो भी प्राइस है उसके ऊपर, और 9% एसजीएसटी, तो किस पे, इसी 10,000 रुपये पे। सो ना व्हाटएवर इज द प्रोडक्ट प्राइस, उसी के ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं जीएसटी, तो अभी होगा सीजीएसटी कितना 900 रुपये और एसजीएसटी होगा 900 रुपये, टोटल मोबाइल पे चलता है 18% जीएसटी, तो ऐसे वो डिवाइड हो जाएगा। सो नाउ कस्टमर इज पेइंग हाउ मच, तो जवाब है 1800 रुपीज। तो यानी पहले के मुकाबले अब कस्टमर पे टैक्स का बोझ कम हो गया। उसका क्या कारण है, बिकॉज जीएसटी के अंदर कंप्यूटेशन सेम बेस पर होती है, दैट्स व्हाई। अब इसको खिचड़ी मत करो, इसको कास्केडिंग इफेक्ट के साथ कंफ्यूज न करो। दिस इज नॉट कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट में क्या होता है, जब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, इसलिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रीवियस टैक्स बोल के जो ऐड करते रहता है टैक्स पे टैक्स, उसका कंसेप्ट वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहाँ पर आप कौन से प्राइस पे जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हो, सेम प्राइस पे या दूसरे को ऐड करके उस पे, सो दिस इज अ सेपरेट कंसेप्ट। कास्केडिंग इफेक्ट व्हिच इज रिलेटेड विद इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ सेपरेट कंसेप्ट, खिचड़ी मत करो। तो हमने जीएसटी के कुछ फायदे देखे, और भी जेनेरिक फायदे बोल सकते हैं, कैन हेल्प द इकोनॉमी, वो सब हैंडआउट में दिया है ना। व्हाट आर द चैलेंजेस या नेगेटिव एस्पेक्ट्स, तो बात ऐसी, जब आप एमसीक्यू एनालाइज करो तो वो चैलेंजेस नहीं पूछते कोई सरकारी योजना में क्या खामी है, आउट ऑफ दिस हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय मनरेगा, नो, एमसीक्यू में वैसा नहीं पूछते। तो जीएसटी के क्या नुकसान या चैलेंजेस है, वो एमसीक्यू का मामला नहीं है, मतलब वो प्रीलिम का मामला नहीं है, वो मेंस की सब बोल बच्चे हैं, जो हम दिवाली के बाद करेंगे। सो हैंडआउट इज नाउ कंप्लीट, वी आर नॉट गोइंग इनटू नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी बिकॉज़ वी विल स्टडी इट सेपरेटली फॉर मेंस एग्जाम। दिवाली के बाद उसका कोर्स होगा, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, अनअकैडमी लाइक नेटफ्लिक्स, तो सब कुछ अनलॉक है, पर वो अलग से शो आएगा उसका। लास्टली, ये जो कुछ जीएसटी के चैलेंजेस थे, आर्गुमेंट्स चलते थे, उसको देखते लेटेस्ट बजट में कुछ रिफॉर्म्स लिए गए कि अभी पूरा दिन रेड नहीं मारेंगे, थोड़ी व्यापार में सुगमता करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बिजनेसमैन को थोड़ी हेल्प करते हैं। उसके लिए क्या हुआ, देखिए जब भी बिजनेसमैन को ये जीएसटी की कोई रेड या नोटिस आती है तो फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, सुनवाई होती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब वो कोई आईआरएस ऑफिसर होगा, जूनियर लेवल का, सब असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर वगैरह। बिजनेसमैन को उसके ऊपर अपील में जाना हो तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, मतलब वो उसके ऊपर ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ऐसा। उसके ऊपर अपील में जाना हो तो पहले सीधा हाई कोर्ट में जाना पड़े और फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी आप सोचो कि सपोज आप रहते हो नासिक में और आपको जाना पड़े मुंबई हाई कोर्ट में, तो एज अ बिजनेसमैन दिस इज इनकन्वीनियंट फॉर यू। और हाई कोर्ट के अंदर दूसरा क्या होता है, ऑलरेडी सो मेनी केसेस आर पेंडिंग, तो आपकी तारीख ही नहीं आती, बहुत सालों तक आपका केस चलता है, सो इट विल रिजल्ट इन डिलेस।
तो अब गवर्नमेंट ने ये किया कि ये जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, मतलब यहाँ कोई आईआरएस ऑफिसर है जो भी कमिश्नर लेवल का, से लेके सीधा हाईकोर्ट में जाते थे, उसके बीच में एक और छोटी सी कोर्ट बनाते हैं और उसको हम कहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी जीएसटीएटी। और ये चीज अब धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इससे फायदा क्या, बिजनेसमैन को यहाँ पर फास्टर जस्टिस मिल सके, ऐसा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। पहले जीएसटी में ये होता था कि हर छोटे छोटे केस में भी आपको जेल हो जाए। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं देखो, अगर जीएसटी में आपने 2 करोड़ से कम की टैक्स चोरी करी है तो जेल में नहीं भेजेंगे, डीक्रिमिनलाइज, मतलब यू ओनली पे द पेनल्टी, वी विल नॉट सेंड यू टू जेल, जेल नहीं सिर्फ जुर्माना। दूसरा, कई बार ये होता है कि जीएसटी ऑफिसर रेड करने या चेक करने आया है, कोई आदमी उसको रोकता है तो ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिसर तो भी आपको जेल हो जाए, बट आपसे बोला नहीं उसकी कोई जेल नहीं होगी। शायद गवर्नमेंट को ये लगा, कई बार क्या होता है कि ऑफिसर खुद से फेक कंप्लेन कर दे जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन द बिजनेसमैन कि तुमने मुझे रिश्वत नहीं दिया तो मैं ये बोलूंगा तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, तुमने मुझे ऑब्स्ट्रक्ट किया था अपने ऑफिस में, सो नाउ देयर इज नो जेल फॉर इट, मैक्सिमम क्या पेनल्टी लग सकती है। उसी तरह सबूतों से छेड़छाड़, टेम्परिंग विद एविडेंस, तो उसकी भी जेल पेनल्टी। सो दिस विल हेल्प इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो पिलर 2 का फर्स्ट हैंडआउट बजट इंट्रोडक्शन डायरेक्ट टैक्सेस खत्म। जीएसटी वाला हैंडआउट वो मैंने अपलोड किया, पर उसमें हाईलाइट की प्रॉब्लम है, उसको अपलोड करना है। फिर तीसरा हैंडआउट जो आएगा ब्लैक मनी एंड 15 फाइनेंस कमीशन, उसमें भी टॉपिक अपडेट करके फाइल मैंने रेडी करी, पर वो मैंने सॉफ्टवेयर इशू चला है, उसको मैं फिक्स करके मंडे नाइट या ट्यूसडे नाइट तक में सब वो सब चीजों को री-अपलोड करता हूं। पर अभी हम टॉपिक समझ लेते हैं क्योंकि आज जो समझने फाइनेंस कमीशन वो इतनी खतरनाक चीज नहीं है, स्लाइड देख के आप समझ पाएंगे। फिर ऑफ कोर्स आई विल अपलोड द हैंडआउट, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज बट गिव मी सम टाइम टू फिक्स द सॉफ्टवेयर। तो अभी अपना मुद्दा है बजट, सब टॉपिक टैक्सेशन, सब टॉपिक फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में भी बहुत सारी चीजें समझनी है। पहले इसकी फिलॉसफी समझते हैं। सनी देओल ज्यादा पैसा कमाता है, बॉबी देओल कम पैसा कमाता है, तो सनी देओल की रिस्पांसिबिलिटी है ही हैज टू गिव सम मनी टू बॉबी देओल। यस, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट तो बहुत सारा टैक्स कमाती है, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम ड्यूटी, उसके मुकाबले स्टेट गवर्नमेंट का तो शेयर स्माइली, उनके पास इतनी टैक्स पावर है नहीं, इसलिए यूनियन शुड एक्ट लाइक सनी देओल एंड शुड गिव सम हेल्प टू बॉबी देओल। अब तो प्रश्न ये है कि कितना पैसा ऊपर से नीचे देना है, 100 देना है, 50 देना है, 41 देना है, कितना देना है, हु विल डिसाइड दैट। तो जब उसके लिए आर्टिकल 280 में लिखा है कि फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की रचना होगी एंड देन दे विल गिव द रिकमेंडेशंस। तो अभी लेटेस्ट बना 15 फाइनेंस कमीशन, जिसने बोला 2020 से लेकर 2026 तक यूनियन गवर्नमेंट जितना टैक्स कमाए सब 100 रुपए, तो उसमें से उसने स्टेट्स को 41 रुपीस देने चाहिए, मतलब 41% टैक्स डेवल्यूशन होगा। तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डेवल्यूशन, ऊपर से नीचे कितना कर अंतरण होगा। इससे पहले जो 14 फाइनेंस कमीशन बना था, वाई वी रेड्डी उसके बॉस थे, जिसकी रिकमेंडेशन 2015 टू 20 तक वैलिड थी, उन्होंने कहा 42% देना है। मतलब पहले क्या होता था यूनियन और स्टेट, तो यूनियन ने 42% देना था, अभी क्या बोला यूनियन ने स्टेट्स को सिर्फ 41 देना। ऐसा क्यों? क्योंकि सनी देओल ये कह रहा है कि देखो मेरे भी 2 बेटे हो गए अभी तो, और उनकी भी शादी करनी है, उनका भी सब फिल्में लॉन्च करनी है, सो नाउ आई आल्सो हैव टू लुक आफ्टर 2 न्यू थिंग्स। क्या? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये बॉबी देओल आई कैन नॉट गिव यू दैट मच मनी जो कि मैं आपको पहले देता था, इसलिए पहले 42 मिलता था, अभी कितना 41, क्योंकि यूनियन क्या बोलता है कि ये 1% उनको और एक्स्ट्रा क्यों चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी तो चलाना है, बिकॉज़ यूनियन टेरिटरी, तो उसका सारा निभाने की खर्चा यूनियन का है। इसलिए 14 फाइनेंस कमीशन जो 42% देता है, 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को 41% ऑफ द टैक्स कलेक्शन देना चाहिए। तो वाई वी रेड्डी जो था पहले उसकी रिकमेंडेशन, और फिर एनके सिंह 15 फाइनेंस कमीशन। अब जो एनके सिंह की 15 फाइनेंस कमीशन बनी, वो याद रखनी है, वो थोड़ी ऑड है। नॉर्मली क्या होता है कि ये लोग 5 इयर्स के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। इधर क्या हुआ, एनके सिंह को बोला कि आप 1 अप्रैल 2020 से लेकर 35 मतलब 5 इयर्स का बोल दो। अब वो रिपोर्ट बना रहे थे, लेकिन इन बिटवीन अराउंड 2019 या कभी क्या होता है, आर्टिकल 370 वाज रिमूव, तो जम्मू कश्मीर जो पहले फुल स्टेट था अब वो बन गया यूनियन टेरिटरी। तो अब फार्मूला में सब चेंज करने पड़े। एनके सिंह ने कहा नहीं, ये तो भाई आपने बोला था कि क्रिसमस की वैकेशन के वक्त आपको कॉलेज का असाइनमेंट सबमिट करना था, बोले नहीं दिवाली से पहले कर दो, तो मैं तो कैसे करूं, आई विल नीड मोर टाइम। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक नहीं, तुमने जितना असाइनमेंट बनाया उतना सबमिट करो। तो फर्स्ट रिपोर्ट उसने सबमिट किया व्हिच वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। उसके बाद उसने कहा मुझे थोड़ा और टाइम दो, तब तक मैं जम्मू कश्मीर वाला सब और गिन के अच्छे से बनाता हूं। तो सेकंड रिपोर्ट उसने सबमिट किया, वो वैलिड है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026। सो ही हैज कम अप विद एक्चुअली 2 रिपोर्ट्स, तो टोटल उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 इयर्स की हो जाती है, 2020 से लेकर 2024 तक। अभी बात यह है कि 15 फाइनेंस कमीशन तो ठीक है, उसकी तरह 96 तक है, लेकिन उसके बाद वाला है उसको भी अभी से बना के रिपोर्ट उसकी रेडी रखते हैं। तो 16 फाइनेंस कमीशन बनाएंगे, प्रोबेबली कहा जाता है नवंबर 2023 में इसको सेटअप करेंगे। हाँ, तो हमको क्या करना है, नींद को देनी है नहीं, लेट देम सेटअप, वो करेंगे, फिर देखेंगे वहां तक अपना ये हैंडआउट भी खत्म हो जाएगा, नो वरीज। नेक्स्ट ईयर फरवरी में मैं फ्री सीरीज लॉन्च करूंगा, 24 उसका फ्री हैंडआउट होगा, उसमें वो अपडेट होगी। दूसरा, जब भी फाइनेंस कमीशन बनता है तो ये सब कॉलम इसको मजा आ जाती है, क्योंकि वो डेली कॉलम लिखेंगे, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम 16 फाइनेंस कमीशन, उसने क्या करना चाहिए, हमारे देश की क्या तकलीफें हैं। तब समझो जो भी एक्सपेक्टेशन है वो प्रीलिम का मुद्दा नहीं है, एक्सपेक्टेशन या व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया, व्हाट आर द चैलेंजेस, वो सब मींस का मुद्दा है, तो वो मींस में देखिए। तो अभी तो प्रेजेंट एंड एक्टिव क्या कौन सी रिपोर्ट है, 15 फाइनेंस कमीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना, आर्टिकल 280 में ये लोग बनते हैं। इसका चेयरमैन कौन है, एनके सिंह, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। इसके अंदर एक मेंबर है, लेट मी जूम इन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, पिलर 1, ये तो आरबीआई गवर्नर लगता है, शक्तिकांत दास, ही इज आल्सो मेंबर ऑफ दिस थिंग। आप कहेंगे क्या कोई कोटा आरबीआई गवर्नर भी रहेगा, नहीं कोई कोटा नहीं, पर उसको भी बिठा दिया। इंटरेस्टिंगली ही इज आल्सो आईएएस ऑफिसर, तो 2 आईएएस ऑफिसर हैं। बाकी और भी कॉलेज प्रोफेसर हैं, बंधन बैंक का कोई चेयरमैन है, वो सब मेंबर्स हैं, फिर रमेश चंद्र इकोनॉमिस्ट है। अब आप समझो ये सब लोग का क्या काम है, मेंटल थॉट प्रोसेस लगाना कि व्हाट शुड वी डू। बट इसमें बहुत सारा फाइल और पेपर वर्क भी होता है, तो फाइल पेपर वर्क कौन करेगा, उसके लिए रिटायर्ड नहीं जो एक्टिव अभी नौकरी में ऐसा ऑफिसर बिठाना पड़े। तो फाइनेंस कमीशन का एक सेक्रेटरी यानी सचिव होता है अरविंद। तो जब आप इंटरव्यू में बोलते हैं कि आईएएस प्रोवाइड्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, तो किधर प्लेटफॉर्म देता है, इंडियन आइडल में गाने का प्लेटफॉर्म देता है क्या, मंच, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट मंच मिलता है। ये जितने फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जितनी ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एट मेनी प्लेसेस यू विल फाइंड दैट दे आर ऑक्यूपाइड बाय आइदर द प्रेजेंट और द रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, क्योंकि वो वहां हो, उसकी जो सिलेक्शन कमिटी हो। अब याद करो, आरबीआई गवर्नर को कौन सिलेक्ट करता है, उसकी एक कैबिनेट सेक्रेटरी की कमिटी होती है, और कैबिनेट सेक्रेटरी खुद कौन होता है, वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो मतलब वो हमेशा खुद के, इन माय ओपिनियन आईएएस इज आल्सो कास्ट, वो खुद में कास्ट है जो अपने लोगों को हमेशा लेते रहती है। तो जो मैं आईएएस हूं तो हमेशा मैं अगर कोई सिलेक्शन पैनल में बैठूं तो मैं दूसरा कौन है आईएएस, वही सही आदमी है, आई एम, और वो सब लोग को नहीं आता आईएएस कोई सब आता है, लाइक दैट आई विल हैव माय बायस एंड आई विल कीप एडिंग मोर एंड मोर पीपल इनटू व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज आई कैन प्रोवाइड देम। तो इसलिए हमेशा कोशिश क्या होनी चाहिए कि अपना बेस्ट रैंक आए और आईएएस सर्विस मिले। अदर सर्विसेज आर आल्सो गुड, पर उसके अंदर ये होता है कि उतनी आपको अपॉर्चुनिटी रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलती, इतनी इनकी मिलती है। और आईपीएस भी है, आईपीएस आप फेमस कौन है, एनएसए जो अजय डोभाल वगैरह आप नाम ले लो, वो तो एक दो ही है ना, इनकी तो कितनी सारी पोस्ट हो गई। इसलिए पिरामिड है भाई, आप समझो 900 की रैंक आए तो भी आप टॉपर तो है ही, पर उसमें वो मजा नहीं है जो ऊपर की रैंक में आके आईएएस आप बने, बिकॉज़ देन यू मेक द रियल डिफरेंस।
टू द कंट्री सोसाइटी इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। एनीवे, सो दिस इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में बोला जाता है इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, मतलब ये कोर्ट नहीं है पर इसको कोर्ट जैसे कुछ पावर है कि ये किसी विटनेस को बुला सकता है, कोई फाइल को तलब कर सकता है, कोई नहीं आया तो उसको सजा कर सकता है। अपन इनको ऐसा सब पावर देने की क्या जरूरत है, क्या इनको जरूरत है? समझो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और अगर कोई ऐसा स्टेट हो कि जहां बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो और इनको तो सब स्टेट के साथ डील करना है, उनसे फाइल मंगवानी है, चेक करना है, आपको इतना कॉम्पेंसेशन या पैसा देना है। सपोज दो स्टेट्स डू नॉट कोऑपरेट, व्हाट इफ सम नॉन बीजेपी स्टेट मिनिस्टर वो कोई डॉक्यूमेंट या जो भी उससे जवाब मांगा जाए वो कागज नहीं दिखाए और फिर वो कहे कि देखो हमें तो फाइनेंस कमीशन ने पैसा नहीं दिया, ये तो सब हमारे साथ इंजस्टिस हो रहा है। मतलब मैं खुद को थप्पड़ मार बार देखो मारा मारा लोगों ने, दैट यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग मनी, इलेक्टोरल हाइप आप बनते हैं। ऐसा नहीं हो इसलिए फाइनेंस कमीशन को पावर दिए गए, पावर ऑफ सिविल कोर्ट, कि अगर वो कोई यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर को ऑफिसर को तलब करे कि तुम आओ, तुम अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, तुम्हारे बजट में कितना पैसा है, तुमको टैक्स में कितना शेयर बनता है, तुम्हारे स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी इनकम है, ऑल द डेटा दे कैन समन एंड इफ समवन रिफ्यूजेस देन दे कैन पनिश हिम। सो देयरफॉर दे आर गिवन सम पावर्स लाइक अ सिविल कोर्ट, इसलिए हम कहते हैं इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। नाउ दिस फाइनेंस कमीशन, उसका कंपोजिशन हमने समझ लिया, 4-5 जो मेंबर थे वगैरह, टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसको ब्रेक के बाद समझेंगे। अभी हमको समझना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, जो मेन चीज है। यूनियन को सपोज सीजीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम्स एक्साइज, ये सब टैक्स में 100 रुपए की इनकम हुई तो मैंने आपको बताया उसमें से 41 रुपए यूनियन ने स्टेट्स को देने, ऐसा ये 15 फाइनेंस कमीशन बोला। अब प्रश्न ये कि 41 तो आया पर उसमें से गुजरात को कितना, 10 मिलेगा, 11 मिलेगा, केरला को मिलेगा 2 रुपए, 3 रुपए, बिहार को कितना मिलेगा, 70 मिले, 60 मिले, कितना मिलेगा? इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, कि 41 रुपए में से हर राज्य को कितना मिलेगा, क्षैतिज का अंतर, हॉरिजॉन्टली विच स्टेट विल गेट हाउ मच। हाँ, तो उसकी कोई फॉर्मूला होनी चाहिए। जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसी है कि सपोज मैं एक डिसीजन लूं कि अब से फिल्मों को रिव्यू करना है और साइंटिफिकली रिव्यू करना है, तो फिर हर एक फिल्म को रिव्यू करने का एक इंडिकेटर बनना चाहिए कि सपोज मैं 100 मार्क में से मार्क दूंगा हर एक फिल्म को, कि आउट ऑफ देम वेटेज होगा कि हीरो के एंटी को 25%, फॉरेन लोकेशन को 10%, अच्छे स्टंट है तो 15%, आइटम सॉन्ग को 45% और स्क्रिप्ट कितनी अच्छी है उसको मैं 5% में से स्कोर दूंगा। एंड देन फाइनल स्कोर क्या होगा, गौर करो, हीरो के एंटी 25% बराबर प्लस 55 बोल के डिवाइड बाय 100, व्हाई बिकॉज़ द टोटल वेट इज 100। और फिर उस हिसाब से जो पूरा जवाब है सपोज 85% तो मैं मूवी को कहूंगा 85, दूसरी मूवी को 98, किसी को 10 दूं वगैरह। सो नाउ यू कैन से ओके दिस इज साइंटिफिक, दिस इज मतलब ऑब्जेक्टिव रैशनल बराबर चीज है। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन के सामने क्वेश्चन था कि आउट ऑफ द 41 रुपीस हर एक स्टेट को कितना मिलना चाहिए, तो उन्होंने भी ऐसी कोई फॉर्मूला बनाई है जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं और हर एक इंडिकेटर को कोई वेटेज असाइन किया है, वो कुछ ऐसा दिखता है। इनकम डिस्टेंस मैं सब अभी नहीं पढ़ूंगा, एक एक करके समझते हैं ताकि लॉजिक उसका समझ आए। प्रश्न ये कि यूनियन ने 41 रुपीस दिए, हाँ तो उसमें से गुजरात को कितने 10 रुपए मिले, यूपी को कितने 70 मिले, कैसे डिसाइड करोगे? तो उसका एक प्रिंसिपल ये है, जो राज्य ज्यादा गरीब है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो इस इंडिकेटर को हम कहते हैं इनकम डिस्टेंस, द स्टेट विच इज हैविंग मोर पॉवर्टी दे शुड गेट मोर मनी फ्रॉम द यूनियन, ताकि क्या वो बाकी के बराबर आ सके, उसको ज्यादा धक्का मार के पैसा उसको और देना पड़े। तो जो पूरी फॉर्मूला है उसमें एक इंडिकेटर है इनकम डिस्टेंस और उसको 45% वेटेज असाइन किया है। अब हम समझते हैं ये इनकम डिस्टेंस कैसे नापेंगे। गरीब राज्य को ज्यादा मिलना चाहिए पैसा, तो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेट ज्यादा गरीब है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच स्टेट इज मोर पुअर। तो उसकी फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप उस स्टेट की अंदर गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में कितने पैदा होते हैं उसकी फाइनल वैल्यू निकालो, जिसको हम कहेंगे उस स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी, कि वो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद एवरी ईयर हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट, यू फाइंड आउट। तुम्हारे 1 करोड़ है, देन यू डिवाइड इट विद दैट स्टेट्स पॉपुलेशन, उसकी आबादी से आप उसको डिवाइड करो। हाँ तो 100 रुपए उनकी टोटल जीएसडीपी और पॉपुलेशन 10 लोग हैं तो कितना 10 रुपए उसका पर पर्सन आएगा, तो उसे हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। सो फर्स्ट यू फाइंड आउट द पर कैपिटा इनकम ऑफ एवरी स्टेट, फिर आप रैंकिंग देना चालू करो कि स्टेट की पर कैपिटा इनकम अब हाईएस्ट कहां पे होगी। आप होगी महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, यू आर रॉन्ग। पर कैपिटा हाईएस्ट इनकम आती है गोवा में। आपको झटका ये कैसे, क्योंकि आप समझो वहां पर जो टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री है उसके सामने उनकी जो अपनी लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो व्हेन यू डिवाइड जीएसडीपी, क्योंकि समझो गोवा में कैसीनो भी है, लिकर और वो सब सब चले, टूरिज्म वगैरह, तो जीएसडीपी काफी होगा, गुड्स एंड सर्विसेज काफी प्रोड्यूस और सेल होंगी, पर पॉपुलेशन बहुत कम होगी तो ये कम है, ये ज्यादा है, तो उसका नंबर काफी हाई आएगा। सो फर्स्ट नंबर आएगा गोवा का, फिर आता है सिक्किम का और तीसरा आता है हरियाणा का। अब हमने बाकी स्टेट को कंपेयर करना है कि अच्छा मध्य प्रदेश इनके सामने कितना गरीब है या गुजरात कितना गरीब है। पर आप समझो ये सिस्टम में गड़बड़ क्या है, गोवा इज एन एक्सेप्शनल केस। अब गोवा को देख के तो ये नहीं बोल सकते हैं कि बाकी स्टेट उसके सामने गरीब है, क्योंकि उनकी तो मॉडल यूनिक है कि पॉपुलेशन कम है और ये सब लिकर और कैसे में चलता है। सेम गोस फॉर सिक्किम आल्सो कि पॉपुलेशन एक्सट्रीमली लो एंड देयरफॉर इट विल लुक वेरी हाई, सो इट विल डिस्टॉर्ट द स्टैटिस्टिकल फार्मूला, उसे कैलकुलेट करके कुछ फार्मूला बनाओगे वो सही जवाब नहीं देगा। इसलिए फाइनेंस कमीशन ने ये डिसाइड किया कि ये जो थर्ड रैंक पे है, थर्ड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम हरियाणा की, वो थोड़ा रीजनेबल, वहां पर इंडस्ट्री भी है, तो उसके साथ बाकी स्टेट को कंपेयर करेंगे, दैट इज मोर रैशनल। सो फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट हरियाणा का पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है उसको बेंचमार्क किया और हरियाणा की तुलना में आपका राज्य कितना गरीब है, ज्यादा गरीब है तो ज्यादा पैसा मिलेगा। समझते हरियाणा में फाइनेंस कमीशन ने पाया कि उनकी पर कैपिटा इनकम सम 2 लाख रुपीस है, उसके मुकाबले ओडिशा में पर कैपिटा इनकम आई 86,000 रुपये और तेलंगाना में आई 1.76 लाख रुपये पर पर्सन। ऐसा बोलता है कि ओडिशा में हर इंसान 86,000 रुपये हर साल कमा रहा है, जबकि हरियाणा में 2 लाख रुपये कमा रहे हैं। तो अभी आप एक मेजरमेंट टैब ले लो और डिस्टेंस नापना चालू करो। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में नहीं बोला मैं, इनकम का डिस्टेंस बोल रहा हूं, तो इधर से इधर काफी दूर है, बिकॉज 2 लाख है, 86,000 है, और हरियाणा से तेलंगाना इज वेरी नियर, मतलब डिस्टेंस में ज्योग्राफी की नहीं, इनकम की बात कि वो 1.76 है, ये 2 लाख। इन अदर वर्ड्स हमने ये पाया कि ओडिशा ज्यादा गरीब है, तेलंगाना कम गरीब है, तो ऊपर से अगर 41 रुपीस आ रहे हैं तो ओडिशा को 10 रुपये अगर मिलते हो तो तेलंगाना को 7 रुपये मिलने चाहिए, बिकॉज दे आर लेस पुअर, सो दे शुड गेट लेस मनी। सो दैट इज हाउ द फाइनेंस कमीशन विल डिजाइन दिस। अब कुछ लोग यहाँ ये कहेंगे कि अच्छा हरियाणा से सबको कंपेयर किया, पर सिक्किम और गोवा तो हरियाणा से भी ज्यादा आगे है ना, तो उनको कैसे मिलेगा, उनको तो माइनस जवाब आ जाएगा सब कि उल्टा फाइनेंस कमीशन उनके पैसे ले लेके उनको वापस करो। नो, दे हैव सम इंटरनल फार्मूला कि उनको भी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा। अब वो कैसे इंटरनल फार्मूला एडजस्ट करती है, वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, वो अपना काम नहीं। एनीवे, सो में से दिए स्टेट्स को, तो उसमें से अगर यूपी को 70 मिल रहा है तो केरला को हो सकता है सिर्फ 10 रुपीस मिले। क्यों? क्योंकि उधर गरीबी कम है, सो इनकम डिस्टेंस के हिसाब से यूपी विल गेट मोर। सेकंड इंडिकेटर इन दिस हॉरिजॉन्टल डेवलूशन फार्मूला इज पॉपुलेशन, और इस इंडिकेटर को 15% वेटेज है। वो ऐसा कहता है कि सेंसस 2011 के हिसाब से जिस राज्य की आबादी ज्यादा होगी उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। सो इफ यूपी हैज मोर पॉपुलेशन दे विल गेट मोर मनी, केरला हैज लेस पॉपुलेशन दे विल गेट लेस मनी।
आपके पास ये तो क्या लॉजिक है भाई, तो ज्यादा आबादी तो ज्यादा पैसा क्यों देना, क्योंकि आप समझो जो स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पर पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, टीचर, नर्स, हाईवे, हॉस्पिटल, एवरीथिंग रिक्वायर्ड मोर क्वांटिटी, ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा संसाधन चाहिए, इसलिए फाइनेंस कमीशन उसको ज्यादा पैसा देगा। अब यहां तक तो हमने समझा कि बराबर है कि जो स्टेट को ज्यादा पॉपुलेशन है ज्यादा पैसा मिले, पर तो फिर तो केरला नाराज हो जाएगा कि भाई तो हमारी क्या गलती है, वी आर पुटिंग एफर्ट इन फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, तो हमको भी तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो उनके लिए एक और भी इंडिकेटर है, वो क्या है उसे हम समझते हैं, बट विद अ फ्रेश माइंड। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी मूव फॉरवर्ड। थ्री मोर मिनट्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू कॉल्स में वोट करें। जतिन, हर्ष, नवनीत, द्विति, नेहा, आनंद, बीनू, रोहन, विशाल एंड अदर्स डांस रीजर्स, वी मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग समझ रहे थे कि यूनियन गवर्नमेंट कलेक्टेड 100 रुपीस टैक्स, आउट ऑफ देम 41 रुपीस स्टेट्स को मिलना है। अपने पास क्वेश्चन ये कि यूपी को कितना मिलेगा, 17 मिलेगा, केरला को कितना, 10 मिलेगा। दैट इज द क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन। उसका एक इंडिकेटर इनकम डिस्टेंस हमने समझा, दूसरा इंडिकेटर पॉपुलेशन भी समझा कि जो स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा पैसा मिले। बट व्हेन यू कम अप विद समथिंग दैट मोर पॉपुलेशन मींस मोर मनी, तो केरला नाराज हो जाएगा कि हमारी तो पॉपुलेशन कम है तो हमारी क्या गलती। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा रुको जरा सब्र करो, आपकी भी हम हेल्प करते हैं। उसके लिए कंसेप्ट समझना है टोटल फर्टिलिटी रेट। सपोज देयर इज अ मदर एंड देन देयर इज अ मदर जिसके 1, 2 और 3 बच्चे, तो इसके साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट, कि यहाँ पर मैं सपोज पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही मदर्स हैं और उनके कितने बच्चे हुए, तो ये मदर के 2 किड्स, ये मदर के 3 किड्स, एंड देन हाउ मेनी मदर, दिस इज 1 मदर, दिस इज 2 मदर, 2 मदर्स, तो यानी कुल कितने, 5 बच्चे और 2 मदर्स हैं, तो उसको डिवाइड करो, जावे 2.5। ये बोल क्या रहा है, व्हाट इज 2.5, इफ अ वुमन लिव्ड थ्रू 15 टू 49 की एज में एक महिला अगर जीवित रहती तो अंदाजे से उसको टोटल कितने बच्चे होते, इसको 2 हुए, इनको 3 हुए, तो 1 एन एवरेज 2.5 बच्चे हर महिला को पैदा होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा बच्चे सबको पैदा हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कुल प्रजनन दर। आपको एक रियल फॉर्मूला इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो आसानी से समझ है इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बारे में पिलर 6 में और समझेंगे। अब आप समझो कि तमिलनाडु में टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.6। इसका मतलब क्या, एक बच्चा पूरा पैदा और दूसरा 1.6 पैदा नहीं, ये ऐसा दिखा रहा है कि मेजोरिटी ऑफ वीमेन को एक बच्चा पैदा होता है, कुछ महिलाओं को 2 होते हैं, पर 2 से ज्यादा नहीं होते। अब निकले अगर एक को 1 है और 2 है और बीच में आपको 1.6, इसका मतलब क्या, 3 तो बच्चे नहीं पैदा हो रहे ना, 1 या 2 के बीच में कुछ सब लोग बच्चे पैदा करें। सेम फॉर केरला 1.8। अगर आप दूसरे कुछ स्टेट्स में जाओ नॉर्थ इंडिया में, पता चले 3 या उससे ज्यादा हो जाए, मतलब एक महिला के 1, 2, 3, 4 बच्चे पैदा हो, तो फिर आपको 3.5 ऐसे जा पाएंगे, क्योंकि आप समझो 2 है और 4 है, तो ज्यादातर महिलाओं को अगर 4 बच्चे पैदा होते हैं, जब 3.6 ऐसा आ जाए एवरेज जब निकालोगे। तो फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि ये जो साउथ के स्टेट है जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण पे ज्यादा काम किया, तो उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। तो उसके लिए इंडिकेटर बनाया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जनसांख्यिकी प्रदर्शन। वो ऐसा कहता है कि जिन स्टेट ने अपना टोटल फर्टिलिटी रेट कम किया हो, कि पहले सपोज 3 हो फिर कम करके 1.6 किया हो, तो उन स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिलेगा। और उस 100% जो फॉर्मूला इसमें ये इंडिकेटर को 12.5% वेट दिया है। तो आप समझो जो राज्यों में आबादी ज्यादा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। इफ स्टेट हैज लार्ज पॉपुलेशन दे विल गेट मोर मनी, जैसे यूपी, तो पॉपुलेशन के 15% वेट। और जो अगर कोई स्टेट ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है या उनके टोटल फर्टिलिटी रेट कंट्रोल किया है, तो उसको भी एक्स्ट्रा पैसा मिले, उसको इतना वेट दिया है।
अब यहाँ पर कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, उनका ये कहना ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया कि अगर एक बकेट में 100 रुपए और आप कहेंगे कि यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनको पैसा मिले, और आप कहें कि केरला में पॉपुलेशन कम है तो उनको भी पैसा मिले, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। तो अब समझो, अगर मैं नाम लूँ मूवी शोले का, क्या उसमें ट्रेजेडी है? हाँ, उसका बेस्ट फ्रेंड जो है बच्चन वो मर जाता है क्लाइमेक्स में, क्या उसमें कॉमेडी? हाँ, एक कॉमेडी सीन है। तो अगर मैं इसको 15% वेट दूँ और इसको 12.5% वेट दूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पूरी मूवी हिट है? फिर भी हम बोल तो सकते हैं ना, दीज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, दीज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी जब फॉर्मूला में वो सेट होता है। क्या आप समझो, फॉर्मूला में पॉपुलेशन को भी वो काउंट करेगा जिसकी ऐसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, और ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब किस स्टेट ने कितना पॉपुलेशन कम किया उसको भी वो काउंट करेगा, और दोनों का कंपोजिट करके फिर फाइनल जवाब आएगा। सो आइदर दिस विल बी अप्रिशिएटेड, और किसी ने अगर ये नहीं किया तो वो भी अप्रिशिएट होगा। तो ये ऐसी बात है कि 2a + 3b डिवाइडेड बाय 5 ऐसी ये वेट एवरेज वाली फॉर्मूला है। वो कैसे काम करती है वो सब इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो समझो, अदरवाइज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो बस एक्सेप्ट करो कि हाँ वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इफ यू हैव मोर पॉपुलेशन देन आल्सो हैप्पी स्माइली, एंड इफ यू कंट्रोल पॉपुलेशन देन आल्सो हैप्पी स्माइली, एज फार एज फाइनेंस कमीशन का जो पैसा ऊपर से आना है। आगे इसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन की हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला में और क्या क्या है? एरिया को 15% वेटेज, ये तो कुछ से आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर मध्य प्रदेश का एरिया ज्यादा है तो उसको ज्यादा पैसा मिले, अरुणाचल का एरिया कम है तो उसको कम पैसा मिले। तो फिर अरुणाचल नाराज हो जाएगा कि हमारी क्या गलती, हमारा एरिया कम। तो फाइनेंस कमीशन ने उसको भी खुश कर दिया कि देखो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कवर को 10% वेट। तो अगर यूपी के अंदर एरिया ज्यादा पर फॉरेस्ट कम है तो उनको कम मिलेगा, पर अरुणाचल में फॉरेस्ट ज्यादा है तो मोर फॉरेस्ट मींस मोर मनी, और उस वेटेज को 10% उसको वेट दिया। सो दीज आर आल्सो इंडिकेटर्स। एंड लास्टली टैक्स एफर्ट, मतलब जिन राज्यों ने अपनी टैक्स कलेक्शन इंप्रूवमेंट के लिए सीरियसनेस दिखाई है उनको फाइनेंस कमीशन एक्स्ट्रा पैसा दिलाएगा। स्टेट्स हु हैव इंक्रीज्ड देयर पर कैपिटा स्टेट टैक्स कलेक्शन इन लास्ट 3 इयर्स, उसमें क्या आएगा? जैसे लैंड रेवेन्यू है, एसजीएसटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है। तो अगर कोई स्टेट ज्यादा सीरियसली अपने ऑफिसर से सब रेट मरवाता है, टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन बढ़ाता है, तो उसके ऐसे एफर्ट्स को एप्रिशिएट किया जाएगा, और ऐसे स्टेट को जो 41 रुपीज ऊपर से आने उसमें से कुछ और पैसे मिलेंगे, और पूरी फॉर्मूला में इस इंडिकेटर को 2.5% वेटेज है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये 6 इंडिकेटर्स आर प्रेजेंट। अब आप समझिए सारे इंडिकेटर्स उनको ऐड करके फिर वो क्या करेगा? 2a + 3b + 1c डिवाइडेड बाय 6 इक्वल x बार जो जवाब है ऐसा कुछ वो बनाकर डालेगा। तो ऊपर से फिर सीन ऐसा होगा कि 41 रुपीज आ रहे हैं, उसमें से 17 रुपीज यूपी को जाते हो, 6 रुपीज केरला को जाते हो, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल दीस थिंग्स। ये इसका जिस्ट है। हाँ, तो ऊपर से 100 रुपीज में से कितना 41 आना है, और फिर वो कैसे डिवाइड होना है वो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए। नाउ सपोज यूनियन के टैक्स में से 100 रुपीज नीचे आ रहे हैं, सपोज 100 रुपये आर कमिंग, तो हॉरिजॉन्टली वो डिवाइड कैसे होंगे? क्या इफ 100 रुपये आर कमिंग इन द टैक्स डेवल्यूशन तो यूपी को हाईएस्ट मिलेगा करीब 17 to 18%, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना। देखो इनकम डिस्टेंस या गरीबी के हिसाब से ज्यादा उनको मिलेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से दे विल बी लुकिंग बिगर कंपेयर टू अदर। सेकंड नंबर पे आता है बिहार, थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। करते करते आप नीचे जाएंगे तो गोवा सिक्किम मिजोरम को बहुत कम पैसा मिलेगा, क्योंकि वहां पर आप समझो पॉपुलेशन कम है, एरिया कम है, और इनकम डिस्टेंस गरीबी के हिसाब से भी आप देखो गोवा सिक्किम तो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आते हैं स्टेट पर कैपिटा इनकम में। सो लाइक दे विल गेट लेस मनी। दिल्ली को कितना मिलेगा? तो जहाँ पे दिल्ली को फूटी कॉल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश फाइनेंस कमीशन के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। यूनियन टेरिटरी आर नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। लेजिस्लेचर केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा भी है, सीएम भी है, हाँ भले है, पर इट इज नॉट पार्ट ऑफ द फाइनेंस कमीशन फॉर्मूलास। तो प्रश्न तो फिर दिल्ली को कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं, जवाब मिलेगा, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी ऑल टाइप ऑफ यूनियन टेरिटरी, मतलब चाहे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे यूनियन टेरिटरी जहां पर सीएम और स्टेट लेजिस्लेचर बनना है, या अंडमान निकोबार या लद्दाख जैसे यूनियन टेरिटरी जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर या सीएम नहीं होगा, तो ये सभी जात के यूनियन टेरिटरीज को कितना पैसा मिलेगा? तो जहां पे फाइनेंस कमीशन विल नॉट डिसाइडेड, द फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण विल डिसाइड। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने ऐसे बनाया है। इंटरव्यू में कुछ बार पूछा जाता है कि आपकी स्टेट को कितना मिलेगा, या फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, मतलब जो फॉर्मूला आपको लगता है आपकी स्टेट के ठीक है वगैरह। जब मैं हैंडआउट अपलोड करूंगा तो उसमें आपको आपकी स्टेट का डेटा मिल जाएगा, वो सुकून से देख लेना। अब तक हमने देखा 15 फाइनेंस कमीशन। इससे पहले जो था उसको क्या कहते हैं? 14 फाइनेंस कमीशन, जिसकी चेयरमैन थे वाई वी रेड्डी, और उनकी फॉर्मूला वैलिड थी 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2020। तो उन्होंने भी फॉर्मूला तो दिए होंगे, हावेवर इन माय ओपिनियन वो अपने लिए अब इतने काम के नहीं, क्योंकि काफी देरी हो चुकी है। नाउ वी आर इन 2024 एग्जाम साइकिल, बट स्टिल फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंपैरिजन उन्होंने भी फॉर्मूला बनाई थी, उसमें कुछ तो सेम टू सेम चला था। इनकम डिस्टेंस या गरीबी कितनी, उसको 50% वेट दिया। पॉपुलेशन 1971 के सेंसस के हिसाब से कितनी, उसके मुकाबले 2011 तक कोई पॉपुलेशन कम हुई या क्या है, फर्क है, एरिया कितना है और फॉरेस्ट कितना है, इन चीजों को वो वेट देते थे। बट अभी इसको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी चीज होगी। अब तो जो बात होगी वैसे कि 15 के सामने 16 आ रहा है, उसका क्या होगा? नॉट लाइक कि 14 के सामने 15 है, क्या होगा? सो वी लर्न अबाउट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, कैसे ऊपर से नीचे पैसा डिवाइड होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रांट इन एड्स। देखिए यूनियन के पास 100 रुपये थे, उसमें से स्टेट्स को 41 मिल गया, तो यूनियन के पास कितना बचा? 59 रुपीज। 59 रुपीज। अब ये जो 59 रुपीज है उसमें से भी वापस स्टेट्स को पैसा मिलेगा, और वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। कुछ पैसा जाएगा एज ग्रांट्स, ग्रांट्स यानी अनुदान। दान आप समझते, आपने दे दिया फिर वापस लेना नहीं है, इट इज नॉट अ लोन व्हिच नीड्स टू बी रिकवर्ड। तो इसी तरह ये जो यूनियन के पास 59 रुपीज बचे, उसमें से कुछ पैसा वापस से यूनियन पंचायती राज बॉडी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब के लिए स्टेट्स को देगा। एंड स्टेट्स डोंट हैव टू रिटर्न दिस मनी बैक, दे नीड नॉट रिटर्न दिस मनी बैक। हाँ, तो ये कितना पैसा है? 10 रुपया देना, 20 रुपया देना है, 15 फाइनेंस कमीशन विल डिसाइड दिस। सो दिस इज वन थिंग। एडिशनली ये जो 59 रुपीज है उसमें से कुछ और भी पैसा स्टेट्स को जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह, जिसमें यूनियन भी कंट्रीब्यूट करेगा, बट देयर विल बी कंडीशन दैट स्टेट गवर्नमेंट आल्सो नीड टू कंट्रीब्यूट सम मनी। तो वो सब कौन डिसाइड करेगा? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण तय करेगी, वो फाइनेंस कमीशन एनके सिंह तय नहीं करेगा। हाँ, तो टैक्स में यूनियन ने 100 कलेक्ट किया, तो ऑलरेडी 41 तो स्टेट्स को मिला, यूनियन के पास बचा 59। ये 59 भी वापस उसमें से कुछ डिवाइड होगा कि सपोज 10 रुपए ग्रांट्स में गए, 10 रुपए स्कीम्स में गए, फिर जो बचा मान लीजिए 30 रुपीज, तो उसे और दूसरी स्कीम चलाएगी सरकार, या उसे हम राफेल जेट खरीदते हैं वगैरह वगैरह काम हो सकता है। सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रांट्स। ग्रांट्स ढेर सारी हैं, पर चिंता जरा भी नहीं करनी, उसका एक अपना माइंड मैप मैंने हैंडआउट में रखा है, जब अपलोड होगा यू विल सी। तो जितनी ग्रांट्स हैं इसको एक एक करके समझना है। कुछ ग्रांट्स हैं पंचायती राज एंड लोकल बॉडीज के लिए दी जाती है, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दी जाती है, कुछ स्पेशल ग्रांट्स होती है, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक वगैरह। सबसे पहले समझते हैं पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। जैसे यूनियन का बजट होता है तो स्टेट का भी बजट होता है, केंद्र स्टेट का बजट होता है, जिसके अंदर उनके रेवेन्यू पार्ट्स को हम अभी समझे कि कुछ उनकी इनकम होती है, जैसे एसजीएसटी, लिकर पे एक्साइज, पेट्रोल डीजल पे वैट वगैरह। सपोज 35,000 करोड़ रुपये उनकी इनकम है,
और सामने उनके एक्सपेंडिचर भी होंगे, अलग अलग योजना चलानी है, सैलरी, सब्सिडीज वगैरह वगैरह। उसमें मान लीजिए 41,000 करोड़ रुपीज आर बीइंग स्पेंट, तो अभी क्या हो रहा है, 35 आता है, 41 जाता है, तो -6,000 करोड़ रुपीज, यानी कि घाटा या लॉस चल रहा है, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। सो द स्टेट बजट इज हैविंग सम रेवेन्यू डेफिसिट। अभी इसको हम लोग क्लासिफाई करें, देखिए बजट के दो पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। कैपिटल में अभी हम लोग नहीं जा रहे, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे फ्राइडे को। अभी हमसे बात करें बजट के रेवेन्यू पार्ट की, जिसमें इनकम और एक्सपेंस मैंने बताया कि एक्सपेंस में क्या, स्टाफ सैलरी है, स्कीम सब्सिडी सब चलानी, वो सब एक्सपेंस है। तो इनकम में क्या है, स्टेट के खुद के टैक्स जैसे एसजीएसटी, लिकर पे एक्साइज, पेट्रोल डीजल पे वैट वगैरह। और दूसरा इनकम क्या है, फाइनेंस कमीशन ने टैक्स डेवोल्यूशन के नाम पे जो पैसा, देखिए यूनियन के पास 100 थे, उसमें से 41 स्टेट को दिया, उसमें से भी जो सपोज 8 रुपये आंध्र को मिले ना, तो आप लिखोगे ना इधर 8 रुपीज आया। तो सीन क्या बन रहा है कि आंध्र की इनकम में 35 और एक्सपेंस है 41, यानी 6,000 करोड़ का उनका रेवेन्यू डेफिसिट है। एंड दिस इज हैपनिंग इवन आफ्टर द डेवोल्यूशन। टैक्स डेवोल्यूशन ने 8 रुपये उनको दे भी दिए, उसके बाद भी इनका तो लॉस इतना चल रहा है, यानी कि पोस्ट डेवोल्यूशन। सो दिस डेफिसिट इज हैपनिंग इवन पोस्ट डेवोल्यूशन। वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में से पैसा दिलवाया, फिर भी इनका तो अभी भी घाटा है ही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा कि ये जो 6,000 करोड़ कम पड़ रहे हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट 6,000 करोड़ रुपीज उस स्टेट गवर्नमेंट को पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के नाम पे देगी। सो दैट इज पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। सभी स्टेट्स को नहीं मिलती, करीब 14 स्टेट ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, तो उनको ऐसा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। कर अंतरण के बाद भी उनका घाटा रह जाए, तो ऐसे स्टेट को अनुदान में और पैसा मिलता है, उसको कहते हैं पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। ये ऐसा कि आप शादी में गए, आपने पहली बार खाना खाया, आपकी भूख रह गई, तो जो होस्ट बार भी खाना परोसे, ऐसी बात। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, यूनियन के पास 100 रुपये टैक्स में थे, उसमें से स्टेट को 41 दिए, उसमें से सपोज आंध्र को 8 दिए, लेकिन फिर भी उनका लॉस जारी है, तो फिर यूनियन अपने 59 में से उनको जो भी सपोज 8 रुपये और एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो वो दे दिए। सो दैट इज पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो मतलब आदत खराब हो जाएगी ना, कि 15 फाइनेंस कमीशन कीप गिविंग मनी लाइक दिस, तो स्टेट्स तो सभी रिस्पांसिबल तरीके से पैसे उड़ाते रहेंगे, सब फ्री बाय रियोडी टाइप की स्कीम की, हर एक को हम तो 5-5 हज़ार रुपए देंगे, हर एक को मोबाइल देंगे, हर एक को मॉपेड देंगे, एंड देन देयर विल बी सो मच लॉस, एंड यूनियन बस उसको भरते रहे, तो गलत हो जाएगा। तो जब नो, देयर आर सम लिमिट्स, उसके लिए एक फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि इससे ज्यादा आपका ये डेफिसिट नहीं हो सकता वगैरह। वो पूरा मामला क्या है वो हम पिलर 2D में देखेंगे, मतलब वहां तक प्रॉब्लम हम लोग संडे तक पहुंचेंगे, तब उसको आराम से समझते हैं। तो हमने समझा पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स क्या है। दूसरा मुद्दा लोकल बॉडीज ग्रांट, जो कि बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले स्पेशल ग्रांट समझिए, वो समझ लेते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन सब टॉपिक ग्रांट, सब टॉपिक स्पेशल ग्रांट्स। देखिए 15 फाइनेंस कमीशन से पहले क्या था, 14 फाइनेंस कमीशन, जिसके बॉस थे वाईवी रेड्डी। अब मान लीजिए 14 फाइनेंस कमीशन ने तेलंगाना स्टेट को पैसा दिया टैक्स डेवोल्यूशन के नाम पे, सपोज 60 रुपये दिए हो, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमने पिछले सेगमेंट में समझा, उसमें 40 रुपये दिया, तो टैक्स डेवोल्यूशन प्लस पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के नाम पे सपोज इनको 100 मिले, इसको तेलंगाना को। अब जो 15 फाइनेंस कमीशन आया हो, वो भी टैक्स डेवोल्यूशन में पैसा देगा, वो भी पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में पैसा देगा, बट ये सब करके भी सपोज उनको 90 रुपीज ही मिल रहा हो, तो यानी कि उनको काल्पनिक रूप से 10 रुपीज कम मिल रहा है। नोशनली दे आर लूजिंग बिकॉज प्रीवियसली दे वर गेटिंग 100 रुपीज, नाउ दे आर गेटिंग 90 रुपीज। अब आपका ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप समझो दोनों के टैक्स डेवोल्यूशन के फॉर्मूला अलग थे। ये जो लेटेस्ट आया उसके अंदर तो टैक्स एफर्ट से लेके बहुत सारे अलग डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट, सो इट इज पॉसिबल कि कंपेयर टू 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन में अलग जवाब आ जाए। तो अगर किसी को ऐसा इंजस्टिस हो रहा है जो कि कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम को हो रहा है, तो उनको स्पेशल ग्रांट्स दिए गए कि कितना तुम्हारा 10 रुपये कम पड़ रहा है, तो 10 रुपये तुम एक्स्ट्रा लेते जाओ, एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर द ईयर 2020-21, फिर ये बंद हो गया। सो दैट वाज स्पेशल ग्रांट, विशेष अनुदान। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये ढंग की फॉर्मूला क्यों नहीं बनाते, तो मेरा आपको सही, आप बन जाओ चेयरमैन, आप फॉर्मूला ठीक से बनाना, तब हो जाएगा। फिर कुछ लोग ऐसा स्पेशल ग्रांट 2020-21 के लिए क्यों है, 2021 से 26 के लिए क्यों नहीं है, तो भाई फाइनेंस कमीशन को लगा इतना पैसा नहीं होगा तो नहीं देना है, तो नहीं देना है। आप खुद चेयरमैन बन जाओ, देन यू टेक डिसीजन, अभी एक्सेप्ट करो जो है वो। जब भी कोई टॉपिक की नोट प्रिपेयर करनी हो, तो मैं सिर्फ क्या उसकी मतलब मेरी सिलेबस की बाउंड्री क्या है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने कितना बोला, न्यूज़पेपर वाले क्या बोले, खासकर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उसमें ऐसा भी नहीं 25 और न्यूज़पेपर का कॉम्प्रिहेंसिव बनाने जाओ और बुक्स में क्या लिखा है, बस खत्म। मैक्सिमम इकोनॉमिक्स सर्वे बजट स्पीच ने क्या बोला, बियॉन्ड दैट समझने जाना नहीं है कि क्या कैसे है। फाइनेंस कमीशन का खुद का रिपोर्ट 500 पेजेस का, तो मैं 500 पेज नहीं पढ़ूंगा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में उसकी 3 पेज की जो समरी है, उसमें से जितना जानने लायक है उतना ही हम समझ रहे हैं। क्या नेक्स्ट मुद्दा है, लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज स्थानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, पंचायती राज बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडीज को फाइनेंस कमीशन ने करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए दिए 2021 से 26 तक, जिसमें से रूरल वाली बॉडीज को स्वाभाविक है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको ज़्यादा पैसा मिले 2.3 लाख रुपीस, और जो अर्बन सिटी एरिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर पालिका है उसको करीब 1.2 लाख रुपीस मिलेंगे। एडिशनली ये सब लोकल बॉडीज में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पीएचसी, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपीस और दिए जाएंगे। सो दिस मच मनी टोटल मोर देन 4 लाख करोड़ रुपीस हैव बीन गिवन टू द लोकल बॉडीज। अब इसमें लोकल बॉडीज सब टॉपिक रूरल, मतलब ये पंचायत ग्राम सभा वगैरह, उनको जो पैसा जा रहा है सपोज 100 रुपये, उसके अंदर 60% ऑफ द अमाउंट 60 रुपीस टाइड, टाइड मतलब निर्दिष्ट कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड सैनिटेशन, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, हर घर जल योजना, वाटर पाइपलाइंस, सिर्फ उसी में स्पेंड करना है और किसी चीज में स्पेंड नहीं करना है। सो लोकल बॉडीज आर गेटिंग मनी करेक्ट, आउट ऑफ देम 60% इज टाइड, निर्दिष्ट है, जो खास मकसद में इस्तेमाल करना है क्या, वाटर एंड सैनिटेशन, और बाकी 40% है वो अनटाइड है, मतलब उसको दे दनादन कहीं और भी खर्च कर सकते हैं। बट देयर आर सम कंडीशन कि एक्सेप्ट सैलरी एंड ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट। ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या, उनकी ग्राम सभा की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, एसी, टीवी, फर्नीचर, वो सब में नहीं, वरना आप समझो क्या करेंगे, ये सरपंच जो हैं वो सब एकदम 5 स्टार अपना ऑफिस बना देंगे, जबकि बाकी पूरे गांव में कोई सुविधा नहीं, तो सरकार वो नहीं चाहती और ना ही फाइनेंस कमीशन चाहता है। इसलिए शर्त है कि वो 40% आप स्पेंड तो कर सकते हैं, अनटाइड है, यू कैन यूज इट फॉर एनीथिंग, सपोज ट्री प्लांटेशन, स्कूल डेवलपमेंट, स्कूल का प्लेग्राउंड, ये सब आप कर सकते हैं, बट सैलरी और पंचायत के ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट में यूज नहीं कर सकते। देन लोकल बॉडी सब टॉपिक अर्बन लोकल बॉडी, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका। अब उसके भी दो हिस्से, एक है मिलियन प्लस सिटी जहां पर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां जितना भी पैसा दे रहे हैं वो सारा के सारा टाइट है, निर्दिष्ट है कि यू मस्ट यूज इट फॉर इंप्रूविंग एयर क्वालिटी, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नो अदर थिंग। कोई और चीज आप नहीं बना सकते, सिर्फ ये 3 चीज में यूज करना है। एंड अर्बन लोकल बॉडी सब टॉपिक नॉट मिलियन प्लस सिटी, मतलब जहां पर 10 लाख से कम पॉपुलेशन है, तो वहां फिर वापस वो 60-40 टाइप है कि 60% टाइड ऑन एयर क्वालिटी, वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 40 अनटाइड वो जिधर यूज करना है, पर सैलरी एंड ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट में नहीं। सो दैट इज हाउ लोकल बॉडीज ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड।
ये वाली चीज मींस के लिए भी काम की है, क्योंकि अब मींस पेपर 2 के अंदर मुद्दा है इश्यूज एंड चैलेंजेस इन लोकल बॉडीज। अब ये जो सारा पैसा है ये ऐसे नहीं मिल जाएगा, इसकी कुछ शर्तें, देयर आर सम कंडीशंस। कंडीशन क्या है कि ये जितनी भी पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन्होंने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स ऑनलाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसका कोई सॉफ्टवेयर है प्रिया सॉफ्ट, उस पर अपलोड करने होंगे ताकि सब अकाउंटेबिलिटी रहे। सेकंडली, जैसे यूनियन के फाइनेंस कमीशन होता है ऐसा स्टेट का भी स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, तो स्टेट्स ने अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने होंगे और उनकी जो रिपोर्ट है वो 2024 तक इंप्लीमेंट करनी होगी। इफ दिस इज डन ओनली देन जो मैंने आपको अभी तक ग्रांट्स बताई वो पंचायती बॉडीज अर्बन बॉडीज को रिलीज होगी। थर्डली, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो जो भी वहां पर सिटीजन है उनकी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल सकती है। भारत में हम पाते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम लिया जाता है, जीडीपी का 2%, यूएसए में 3%। इसका कारण क्या, सपोज आपके पास जो भी छोटी मोटी कॉलोनी में आप रहते हैं, अगर जो सिटी का मेयर और काउंसिलर ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स मांगेंगे तो फिर आप वोट नहीं देंगे, तो वोट जीतने के लिए क्या नहीं लेना है, कम लेना है। तो फाइनेंस कमीशन ने शर्त की कि आप उसको दुरुस्त करो एंड ओनली देन वी विल रिलीज ऑल दिस मनी। सो आफ्टर कंप्लाइंग विद दिस तब आपको पूरा पैसा टाइम से मिलेगा, अदरवाइज उसमें कुछ पैसा कम मिलेगा। सो दिस वाज लोकल बॉडी ग्रांट्स। फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन, लोकल बॉडी ग्रांट, स्पेशल ग्रांट, पोस्ट एवोल्यूशन डिफरेंट डेफिसिट ग्रांट समझिए। फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर 2005 में यूनियन का कानून बना, उसमें सब नोडल है होम मिनिस्ट्री, उसके नीचे यूनियन के फंड होते हैं और स्टेट के फंड होते हैं। ये जो फंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मिटिगेशन का फंड। मिटिगेशन मतलब डिजास्टर या आपदा आने से पहले ही नुकसान कम करने के लिए कुछ कदम उठाए, कि डिजास्टर आने से पहले ही जो नदी है उसके आजू बाजू बड़ी सी दीवार बना दो, फ्लड एम्बैंकमेंट, ताकि उसका पानी गांव में नहीं आए, तो वो हो गया मिटिगेशन। और दूसरा होता है रिस्पांस, कि आपदा के बाद जो बचाव राहत करना है आफ्टर द डिजास्टर अकर्स, रेस्क्यू रिलीफ के नाम पे बोट चाहिए, ये सब कमांडो चाहिए, उसका कितना पैसा है। तो कुल मिलाकर यूनियन और स्टेट के डिजास्टर के फंड, उसके भी दो फिर मैट्रिक्स में टाइप होते हैं, मिटिगेशन और रिस्पांस फंड, स्टेट का मिटिगेशन रिस्पांस फंड। तब कॉमन सेंस लगाओ क्या होगा कि फाइनेंस कमीशन सब टॉपिक ग्रांट, सब टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट में इन सब के अंदर वो थोड़ा थोड़ा पैसा डलवाता है। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। देन सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, सब टॉपिक हेल्थ। तो याद रखना है 15 फाइनेंस कमीशन, सब टॉपिक ग्रांट, सब टॉपिक सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, सब टॉपिक हेल्थ। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में ढेर सारा पैसा दिया, मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस आर गिवन, जिसके क्या ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अपग्रेड करो, नए हॉस्पिटल बनाओ, ये सब डॉक्टर फार्मासिस्ट उन सबकी ट्रेनिंग करो वगैरह। एडिशनली फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए कि जैसे आईएएस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आईपीएस है पुलिस के लिए, तो ये सब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं और उसके ऊपर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उन सबकी भी सब एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस ऐसी आईएएस जैसी एक सर्विस बनाने की जरूरत है। सो दिस इज द रिकमेंडेशन। फिर उसने फाइनेंस कमीशन ने ये भी कहा कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर इतना पैसा खर्च करना चाहिए हेल्थ केयर पे जो अपनी जीडीपी का 2.5% हो, प्रेजेंटली वो से कम है। इनके बारे में पिलर 6 हेल्थ केयर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लोग और समझेंगे। तो सेक्टर स्पेसिफिक में हेल्थ की ग्रांट्स उसने दी। देन सेक्टर स्पेसिफिक में बाकी अदर सेक्टर्स, तो बाकी अदर सेक्टर देखो हेल्थ की तो ग्रांट दे दी, एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट के लिए पैसा देंगे, रूरल डेवलपमेंट के लिए, जुडिशरी के लिए कि ज्यादा अदालत बनानी है उसका सॉफ्टवेयर सब अपडेट करना है, ज्यादा एजुकेशन तो उसमें ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करना, मेडिकल और इंजीनियरिंग वगैरह कोर्स को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये सब के लिए पैसा मिलेगा। एंड लास्टली सम स्टेट स्पेसिफिक कि उत्तर प्रदेश में अगर हेरिटेज या टूरिज्म साइट ज्यादा हो तो उसको डेवलप करने के लिए जो और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो मिले। सो दीस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सेक्टोरल या सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स। अब यहाँ पर तकलीफ क्या आ रही है कि सपोज 100 रुपये देने हो तो उसमें 80 रुपये मिलेंगे, पर 20 रुपये वैसे होंगे कि वो टाइड होंगे परफॉर्मेंस के साथ। सो स्टेट्स विल बी गिवन सम ग्रांट्स एंड सम बोनस डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल कि रोड के लिए पैसा देना है 100, पर उसमें शर्त करेंगे कि डेली मान लीजिए आपने 15 किलोमीटर हाईवे बनाना है, अगर नहीं बनाया तो फिर आपको 100 में से सिर्फ 80 मिलेगा। सो देयर आर सम परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस या कंपोनेंट्स इन दिस ग्रांट्स। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट नाराज है, उनका क्या कहना है कि ये सब पैसा हमारा हक है, ये खैरात नहीं है, दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज नॉट एन आर्म, सो व्हाई आर यू पुटिंग सम कंडीशन, ये सीधा हमको पैसा दे दो, हम उसका काम करें नहीं करें उसकी तुम प्रश्न मत करो, हमको बस पैसा दे दो। स्वाभाविक है यूनियन को मजा नहीं आएगा, वो तो कहेगा फाइनेंस कमीशन के हिसाब से चलते हैं। तो पॉलिटी में मुद्दा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, तो सहकार यहाँ पर कम होता है। तो कुल मिलाकर इतनी सारी अलग अलग जात की सब ग्रांट्स दी जाएंगी, जो आपके हैंडआउट में उसका चार्ट आपको मिलेगा। अभी इसमें बहुत नींद नहीं खोनी है कि कितने करोड़ गए, ये वो आपको नाम याद होने चाहिए ताकि हाउ मेनी ऑफ दिस ग्रांट्स आर बीइंग गिवन, ऐसा कोई प्रश्न है तब टिक कर सके, नाम याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव याद होने चाहिए बस। अब देखिए नॉर्मली फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि वो स्टेट्स को ग्रांट देता है अलग अलग जो पंचायती राज डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, पर ये 15 फाइनेंस कमीशन शायद ऐसा पहला फाइनेंस कमीशन है कि जो यूनियन को भी ग्रांट देता है। मतलब नॉर्मली सपोज देयर इज अ मैरिज रिसेप्शन, तो जो गेस्ट है उसको खाना खिलाना है ना, जो माँ-बाप हैं जो अपने बेटे-बेटी की शादी का, उन्होंने तो उस वक्त खाने नहीं बैठना, उन्होंने तो सब व्यवस्था देखनी, बट नहीं ये तो ऐसा वो भी साथ में खाने बैठ जाए, हमको भी खिलवा दो। सो जस्ट लाइक दैट फर्स्ट टाइम यूनियन को भी ग्रांट मिला है, और वो किसका मिला है, तो डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड फॉर यूनियन, जिसमें 2.38 लाख रुपए दिए जाएंगे। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के नवीनीकरण आधुनिकीकरण के लिए फाइनेंस कमीशन यूनियन को भी ग्रांट देने की बात कर रहा है। मतलब आप समझो कि 100 रुपये तो थे, उसमें से 41 टैक्स शेयर हो गया, अब बचा 59, अब 59 में से मान लीजिए 10 रुपये स्टेट्स को गई अलग अलग पंचायत और डिजास्टर मैनेजमेंट के, और यूनियन क्या बोलता है, अच्छा 2 रुपये हम हमारे भी रखते हैं इस वास्ते। आपके पास ये तो इनका खुद का है ना, तो क्यों रखना नहीं रखना, इसमें फाइनेंस कमीशन क्यों बोले, प्रॉबेबली बिकॉज वो ऐसा जस्टिफाई करें कि 2 रुपये इधर सेव करेंगे तो इनको फिर 12 नहीं देना पड़े, ये बोल के कि देखो 2 रुपीस तो वहां चलेंगे। सो परहैप्स फॉर दैट पर्पस फाइनेंस कमीशन से 2 रुपये उधर लॉक करा दो ताकि इनको 10 नहीं देना पड़े, 12 नहीं देना पड़े। खैर वो सब तो क्रिटिसिज्म की बात है जो अपने लिए काम की नहीं, हमें समझना है कि डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड जो यूनियन के लिए ऐसी ग्रांट जाएगी, अब ये पैसा किधर स्टोर होगा, जब पब्लिक अकाउंट के नीचे एक नया फंड बनेगा, मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, जहां पर पैसा जाएगा 2 लाख करोड़ से ज्यादा। ये ग्रांट का नॉन लैप्सिबल फंड होगा, मतलब कि अगर 31 मार्च तक भी पैसा खर्चा नहीं किया तो भी ये कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा, पार्लियामेंट को हर बार पूछने नहीं जाना पड़ेगा। सो मनी इन नॉन लैप्सिबल फंड्स, इट डज नॉट लैप्स ऑन 31 मार्च, इट विल कीप गेटिंग अक्यूमुलेटेड, डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट एवरी टाइम। नॉन लैप्सिबल फंड के बारे में हम लोग पिलर 2D में और आराम से समझेंगे, मतलब वहां तक संडे तक पहुंचेंगे, नेक्स्ट संडे की बात करें। अब कुछ लोग इधर झंडा उठाएंगे कि देखो पब्लिक अकाउंट है, तो हमने तो समझा था पब्लिक अकाउंट में पार्लियामेंट की परमिशन तो चाहिए नहीं, वो पैसा उधर ही रहता है, इसको नॉन लैप्सिबल क्यों बनाया। अब वो सब फाइनेंस कमीशन ने प्रेस रिलीज में बताया, 3 पेज की प्रेस रिलीज में जानना था वो जान लिया, बाकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी अपने लिए काम करनी, सिवाय कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल हो। लेकिन मैं तो कहूंगा तभी ये सब दिमाग नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमसीक्यू पूछने वाले नहीं, वो तो डिस्क्रिप्टिव है ना, डिस्क्रिप्टिव में इतना सब कोई जाता नहीं।
सो वी लर्न अबाउट द कंपोजिशन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एवोल्यूशन, ग्रांटिनेट्स। आगे का मुद्दा है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो भी समझना है, बट दैट रिक्वायर्स फ्रेशमैन। सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। Three more minutes. Two more minutes. Thirty more seconds. राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टाइम वोटिंग लाइन, कैन सी मी, कैन हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फॉल्स में वोट करो। जतिन, शिवांगी, साक्षी, विनू, हर्ष, डॉक्टर सोमेश, साक्षी, विशाल एंड आंसर इज वी मूव फॉरवर्ड। फाइनेंस कमीशन और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टीओआर, विचारार्थ विषय, ये क्या है? देखिए, यशराज मूवी या वो फिल्म बैनर या स्टूडियो किसी स्क्रिप्ट राइटर को हायर करता है, तो उसको क्या फिल्म की स्टोरी लिखो तो कि हवा में थोड़ी लिखेगा, कुछ तो उसको डायरेक्शन देने पड़ेंगे कि भाई हॉरर की स्टोरी लिखो, कॉमेडी की लिखो, या जो भी रोमांस एक्शन मूवी की या फैमिली ड्रामा की आपको स्टोरी लिखनी है। अगर आप पानी पूरी भी खाने जाते हैं, देन यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द पानी पूरी वाला कि स्पाइसी बनाओ मेरे लिए, या मीठी बनाओ, स्वीट बनाओ। सिमिलरली, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, तो कि तुम हवे में कुछ भी करो नहीं, वो उसको डायरेक्शन देंगे कि जो मूवी की स्क्रिप्ट बने वो ऐसे टेस्टी होनी चाहिए। सो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, उस हिसाब से तुम रिपोर्ट बनाना। मैं कहूं उस बात की पानी पूरी बनानी है। एंड आपको सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बोले, आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर उनसे बुलवाएंगे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे विल एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, उस हिसाब से उधर सब सिग्नल जाएगा कि क्या करना है। सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि किस टाइप का रिपोर्ट बनाना है। तो फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट ने साफ साफ बोला कि देखो 1971 का सेंसस यूज मत करना, 2011 का सेंसस यूज करना। सेंसस क्या है? जनगणना। तो 71 में जनगणना हुई थी, उसको मत देखना, 2011 में उस हिसाब से रिपोर्ट बनाना। तो जब हम कहते हैं 50% वेटेज या जो भी टू पॉपुलेशन, तो वो कौन सी पॉपुलेशन? 2011 की। अब स्वाभाविक ऐसा होगा तो साउथ के स्टेट्स को मजा नहीं आएगा, क्योंकि साउथ के स्टेट की क्या चिंता है कि 71 से जब आप 2011 तक जाते हो तो यूपी बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। हावेवर फाइनेंस कमीशन ने उनको जस्टिस दिया है, याद करो, टोटल फर्टिलिटी रेट कंट्रोल में रखा था, आपको पैसा मिलेगा। सो देयर वर सम एप्रीहेंशन, बट फाइनेंस कमीशन हैज अलेड देम। सेकंड, प्रेसिडेंट ने फाइनेंस कमीशन को इंस्ट्रक्ट किया कि व्हेन यू मेक द रिपोर्ट, कीप द विजन ऑफ न्यू इंडिया 2022 इन माइंड। 2022 के नए भारत की सोच को ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में बोलते हैं कि उनके जो पेट प्रोजेक्ट्स हैं, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, वो सब। तो इसलिए फाइनेंस कमीशन ने क्या किया? उन सब के लिए पैसा दिया है। अगर आप याद करो कि यहाँ पर हम जो सब बोल रहे हैं वाटर सैनिटेशन, तो ये क्या स्वच्छ भारत मिशन है, या फिर हम सिटीज के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये सब जो है, तो वो सब स्मार्ट सिटी वगैरह को प्रमोट कर रहा है सर। तो इससे स्टेट्स को नाराजगी है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी सब योजनाओं की आप उसमें पैसा टाई करवा दिया, मतलब ब्लॉक करवा दिया, हमें अपनी मर्जी से कुछ और करना हो उसके लिए आपने पैसा छोड़ा नहीं। सो दैट इज अ नेगेटिविटी अराउंड फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, कि बहुत सारे ऐसे फंड है जो कि टाइट ग्रांट्स हैं, स्टेट्स को ये चाहिए नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहाँ लिखा है कि स्वच्छ भारत मिशन, हमें पैसा आप दे दो, हम करेंगे, हमें जो ठीक लगे। थर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस कमीशन को कहा कि जब तुम अपनी रिपोर्ट बनाओ तो कीप द यूनियंस डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी रिस्पांसिबिलिटीज इन माइंड। मतलब जो हमने ब्रेक पे जाने से पहले देखा कि नॉर्मली फाइनेंस कमीशन ने क्या करना था कि ग्रांट्स के नाम पे लोकल बॉडी डिजास्टर मैनेजमेंट, तो स्टेट को 10 रुपए देने, पर इस बार तो पंचायत ये फाइनेंस कमीशन ने यूनियन को भी 2 रुपीस दे दिए कि डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड 2.38 लाख करोड़ रुपीस। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बोला था कि यूनियन को भी तुम ऐसा पैसा दे, ऐसी कुछ बात करना।
हाँ, तो इसमें स्टेट की क्या नाराजगी? स्टेट क्या सोचते हैं कि अगर यूनियन को 2 रुपए नहीं मिलते तो हमको 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं तो हमारे पास फेल आ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर अनहैप्पी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है ऐसी आप नई-नई बातें करके हमारा पैसा कम करें। सो मोर फंडिंग टू यूनियन चला गया। देन प्रेसिडेंट ने ये भी कहा फाइनेंस कमीशन को कि तुम्हारे जो भी बनाओ तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होने चाहिए। तो जो अलग-अलग ग्रांट्स जा रही है, सपोज रोड की ग्रांट जाती है, उसमें कंडीशन होते हैं कि इतने किलोमीटर आप कंप्लीट करोगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा, या दूसरे जो बिजली चली तो इतने केस आपके कम हो जाएंगे तो कोर्ट बनाने के इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसी सब जो बात थी तो स्टेट को नाराजगी थी कि दिस इज नॉट एन आर्म, ये कोई खैरात नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस की बात मत करो, ऐसे पैसा दे तो हम यूज करेंगे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा कि परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा मिले। हम लोग वो सब आगे ओपिनियन की बातें मेंस में समझेंगे कि ऐसे परफॉर्मेंस क्यों जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लिखा है, गुड गवर्नेंस के लिए चाहिए, वरना इतने साल पैसा दिया कोई आउटकम नहीं है तो टैक्स पेयर के पैसों की अकाउंटेबिलिटी भी है वगैरह। तो अब समझो प्रेसिडेंट ने जो ऐसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए होंगे, स्वाभाविक है न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट को मजा नहीं आया कि तो साउथ की स्टेट को इंजस्टिस है, ये तो सब मोदी जी अपने लिए करवा रहे हैं। तो ऐसे सब नेगेटिव आर्गुमेंट चले थे 2017, 18, 19, 20 में। अभी आप समझो 16 फाइनेंस कमीशन बनेगा तो उसमें भी ऐसी कुछ ना कुछ तो बातें होंगी, तो नवंबर से देखना ये लोग वापस चालू हो जाएंगे ऐसा ही सब वापस आलाप में। तो वो जब आलाप करे तो आपको पता होना चाहिए कि उसको पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि उसमें जो समझना था वो अभी हम समझ चुके हैं। अब कुछ उसमें कुछ नए पॉइंट्स होंगे तो वो नए टाइप का उसका क्रिटिसाइज है तो वो समझ लेंगे जब आएगा, अदरवाइज नीड नॉट लूज स्लीप ओवर ऑल दिस। ओके, सो वी लर्न अबाउट द कंपोजिशन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एवोल्यूशन, ग्रांटी नीड्स। फिर कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि क्या फाइनेंस कमीशन को परमानेंट स्टेटस मिले, जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस कमीशन में विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये सब ओपिनियन टाइप की चीजें, तो वो सब मेंस में हम लोग दिवाली के बाद अलग कोर्स है उसका उसमें समझेंगे। यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी फॉर इट, वो सब नेटफ्लिक्स है, अपने आप अनलॉक हो जाएगा। तो यहां तक हमने समझा वो था फाइनेंस कमीशन। उसके बाद के दो मुद्दे हैं तो उसको हम समझ ही लेते हैं। ये प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग क्या है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है। हार्डली मतलब 15 मिनट्स और समझना है, समझ लेते हैं। एक तो फाइनेंस कमीशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको समझ लिया। फिर एक था प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, जो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना बनाता था मतलब पास्ट टेंस, मतलब वो अभी नहीं है, उसको बंद कर दिया, उसकी जगह नई चीज है नीति आयोग। सो देयर वाज प्लानिंग कमीशन एंड देन देयर वाज नीति आयोग। इनके बारे में पिलर 4 में और समझेंगे। इनका काम क्या था? सब डेवलपमेंट की स्कीम डिजाइन करना, प्लान बनाना, ये सब इनका काम था। तो ये जो प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन नेहरू के जमाने में बना 51 में, जो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना बनाता था। ऐसी टोटल 12 5 ईयर प्लान बने। 12 5 ईयर प्लान 2012 से 17 तक था, 17 में खत्म हुआ। उसके बाद वो सब चीज भी खत्म हो गया। प्लानिंग कमीशन तो उससे पहले खत्म करा दिया 2014 में, प्लान हालांकि 2017 तक चला है। सो दिस बॉडी इज गॉन। इसके बारे में पिलर 4 में और समझेंगे 5 ईयर प्लान क्या थे। अब चलता है नीति आयोग। नीति आयोग 2015 से चला है, 3 ईयर का एजेंडा, 7 ईयर की स्ट्रेटजी, 15 ईयर का विजन, ऐसे सब इंडिया की विजन को वो डिजाइन करते हैं। अलग-अलग स्कीम पॉलिसी में क्या रिफॉर्म होने चाहिए उसके सब सजेशन देते हैं। प्रेजेंटली सपोज यूनियन को 100 रुपए टैक्स में मिले तो उसमें से 41 तो स्टेट्स को जाने टैक्स डेवोल्यूशन, 59 यूनियन के पास बचे। आउट ऑफ दिस 59 रुपीस ग्रांट्स का कुछ पैसा वापस फाइनेंस कमीशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेवेन्यू डेफिसिट वो सब में देगा। और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कुछ पैसा देगी, फसल बीमा योजना, जन आरोग्य योजना वगैरह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए। तो इस तरह से पैसे वो डिवाइड होते हैं, हमने समझा। एक जमाने में क्या होता था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ये डिसीजन नहीं लेती थी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फसल बीमा योजना या ऐसी कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, वो सब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड करती थी। उस जमाने में प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता था। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज प्लानिंग कमीशन। उसका रोल क्या था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में स्टेट्स को कितना पैसा चाहिए वो सब वो डिसाइड करते थे। तो प्लानिंग कमीशन के काम क्या थे? पहला कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की जो भी मनरेगा स्कीम, इंदिरा आवास योजना, आगे अलग-अलग पिलर्स में देखेंगे, उसमें यूनियन ने स्टेट्स को कितना पैसा देना चाहिए। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट खुद के 5 ईयर प्लान बनाते थे। स्टेट्स आल्सो मेड देयर ओन 5 ईयर प्लान्स। तो केंद्र सरकार ने राज्य की खुद की पंचवर्षीय योजना में कितना पैसा देना है, हाउ मच मनी शुड यूनियन गिव टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये सबके वो डिसीजन कौन करता था? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। अब यहाँ पर भी कोई फार्मूला होगा ना कि मान लो कि 15% एरिया होना चाहिए, 10% पॉपुलेशन होनी चाहिए, कोई फार्मूला इन्होंने भी बनाई होगी। तो उस फार्मूला का नाम था गडगिल मुखर्जी फार्मूला। मतलब क्वेश्चन ये है कि सपोज देयर इज अ योजना, इंदिरा आवास योजना, कि जिसमें गरीबों को मकान बनाने का पैसा मिले। हाँ, तो बिहार को कितना मिले? 10 लाख करोड़, यूपी को कितना मिले? 20 लाख करोड़। हाउ विल यू डिसाइड दैट? तो उसकी फार्मूला थी गडगिल मुखर्जी फार्मूला। उसमें भी सब ऐसा ही था, कितने गरीब है, कितना एरिया वगैरह, वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। एक लाइन में याद रखना है कि गडगिल फार्मूला वर्ड एसोसिएशन प्लानिंग कमीशन के साथ जुड़ी थी, किसके वास्ते? कि यूनियन ने स्टेट्स को कितना पैसा देना है। खैर, अब तो ये प्लानिंग कमीशन है ही नहीं, अब तो है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग फुल फॉर्म याद रखना, एक बार यूपीएससी ने एमसीक्यू में पूछा था। ये जो नीति आयोग है, ये पैसों का एलोकेशन डिसाइड नहीं करता कि यूनियन स्टेट्स को कितना पैसा देना है, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। मतलब सब पॉलिसी सजेस्ट करना, योजनाएं सजेस्ट करना, स्कीम को मॉनिटर करना, उसके लिए 25 जात के सब इंडेक्स और रिपोर्ट बनाते हैं, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स, डिजिटल इंडिया इंडेक्स वगैरह वगैरह। इसके बारे में पिलर 4 5 6 में हम लोग और समझेंगे। सो दैट इज नीति आयोग प्लानिंग कमीशन, कोर आइडिया। बाकी पिलर 4 में उसको डिटेल में समझना है। फिर एक चीज आती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, खास या विशेष श्रेणी के राज्य। फॉर एग्जांपल 3 हिमालयन स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है तो उसको हम नहीं बोल सकते, इट इज अ यूनियन टेरिटरी। नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट याद रखो। कुछ लोग बोलते हैं 7 सिस्टर्स, दैट इज करेक्ट, पर जो आप लिस्ट बनाओगे तो 8 है। अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम 7 और त्रिपुरा 8। तो ये जो सब स्टेट्स हैं इनको हम कहते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। यहाँ पर क्या फायदे मिलते हैं? पहला, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर फैक्ट्री लगाएगा तो हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट उसको अलग-अलग टैक्स में माफी दे दे कि तुमको कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉफिट जो है उसमें इतना मत कैलकुलेट करना, या तुम्हें जो भी ये सर्विस एक्साइज या जो पुराने जमाने के टैक्स थे उसमें उनको छूट मिलती थी। सेकंड, जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है जैसे फसल बीमा योजना, जन आरोग्य योजना, तो यूनियन इन स्टेट्स में स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादा पैसा देता है। अगर कोई स्कीम को चलाने का कॉस्ट 100 रुपए, तो यूजुअली क्या होगा, यूनियन 60 देगा, स्टेट 40 देगा, और स्पेशल कैटेगरी तो यूनियन 90% कॉस्ट बियर करेगा और ऐसे स्टेट ने सिर्फ 10 रुपए ही अपने पॉकेट से निकालने पड़ेगा। पुराने जमाने में फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन भी उनकी जो फार्मूला होती थी टैक्स डेवोल्यूशन के लिए, ये गडगिल फार्मूला प्लानिंग कमीशन की, उसमें वो लोग इनको ज्यादा एक्स्ट्रा वेटेज देते थे कि तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो तो तुमको और पैसा मिले। तो ऐसी बात चलिए, लेट मी गो बैक। ये जो हमने समझा कि ये पूरी फार्मूला थी कि 100 रुपए में से 41 रुपीस यूनियन ने स्टेट्स को देने, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन एरिया, फॉरेस्ट, डेमोग्राफिक, टैक्स एफर्ट बराबर। अब यहाँ पर हमने देखा कि मिजोरम, सिक्किम और गोवा को तो बहुत कम पैसा मिलेगा, और ये तो 15 फाइनेंस कमीशन है जो अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं देता। पर मान लो अगर ये 8 फाइनेंस कमीशन होता तो वो क्या करते, इसमें 6 की जगह 7वां और इंडिकेटर चलाते कि आर यू स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो उसका फिर आपको 3x और फायदा देंगे बोल के सिक्किम और मिजोरम जिसको इतना मिला तो सब उसका मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करके और पैसा दे दो, ऐसी उनकी बात होगी। सो वंस अपॉन अ टाइम
जो फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन थे, इनको ज्यादा वेटेज देते थे फॉर्मूला में और उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता था, जो भी टैक्स डेवल्यूशन में, ग्रांट्स में, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में। प्रश्न तो ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, इनका जन्म कैसे हुआ? हाउ वर दे बॉर्न? हु केम अप विद दिस आइडिया? तो आइडिया में ऐसा है कि प्लानिंग, जैसे आप समझो कोई भी कंपनी होती है, उसके ऊपर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो जो प्लानिंग कमीशन था, उसके ऊपर एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा था, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें सब प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वो सब बैठते थे और 5 ईयर प्लान्स को अप्रूव करते थे। तो ये जो एनडीसी थी, उनके दिमाग में आया कि ऐसा भी एक चीज होना चाहिए, और फिर आगे चल के फिफ्थ फाइनेंस कमीशन से इसको अमल किया। तो कुल मिलाकर ये सब स्टेट्स स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। अब आप कहे तो फिर मुझे भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनना है, तो मैं क्या करूं? उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहला, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, आपके स्टेट के फाइनेंस के वादे चलने चाहिए, नॉन वायबल होनी चाहिए, मतलब स्टेट की गवर्नमेंट की इनकम बहुत कम हो। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी की बैकवर्डनेस होनी चाहिए। हिली और डिफिकल्ट टेरेन जैसे अरुणाचल प्रदेश की है, दुर्गम प्रदेश है, तो वहां पर ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। पांचवा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जैसे अरुणाचल और जम्मू कश्मीर की हालत। तो फिर ऐसे स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोला जाएगा, उसको मैंने बताया वो सब फायदे मिल सकते हैं। यूजुअली जब भी इलेक्शन आना हो, तब ये सब डिमांड होती है कि सपोज बिहार में इलेक्शन हो, तो वहां अपोजिशन पार्टी क्या बोलेगी कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो, लेकिन फिर मोदी गवर्नमेंट नहीं देते कोई बिहार के खिलाफ वगैरह, तो तब ये नैरेटिव ज्यादा चालू होता है। अभी प्रेजेंटली ये कंपन आप देखना, जब जैसे इलेक्शन करीब आएंगे 2024, तो अगेन दिस विल कम इनटू न्यूज़, तो तब याद रखना कि एमसीक्यू के हिसाब से हमको कितना याद रखना है। अब इस पे इकोनॉमिक सर्वे का क्या बोलना है? इकोनॉमिक सर्वे ने ये पाया कि एक जमाने में ट्रक भर भर के पैसा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को दिया गया, केंद्र सरकार ने ट्रक भर के पैसा दिया, लेकिन इन राज्य सरकारों के आलसीपन और भ्रष्टाचार के चलते वहां पर कुछ काम नहीं हुआ, ना गरीबी कम हुई, नहीं लोक प्रशासन बेहतर हुआ। डिस्पाइट यूनियन गिविंग लॉट ऑफ मनी टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, नो टेंजिबल प्रोग्रेस, जिसको आप छू नहीं सकते, ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त है, ना पॉवर्टी कम हुई है। तो एक प्रकार से ये एड कर्स है, अनुदान अभिशाप बन जाए, किसी को बस पैसा देते रहो तो उसकी आदत खराब हो, वो लेजी हो जाए, इनएफिशिएंट हो जाए। तो करप्शन मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम इन स्टेट्स में ज्यादा पाई जाती है। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे ने पाया रिसोर्स कर्स, जिन स्टेट के पास खनिज संपत्ति ज्यादा है, स्टेट्स हैविंग मोर मिनरल रिसोर्सेज, जैसे इधर झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह आएगा, तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिशियन, माफिया, नक्सलाइट, ये सब की इंटरनल उनकी नेक्सस बन जाएगी और सारा पैसा उड़ा देंगे, तो करप्शन, मानी, माफिया, नक्सलाइट, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप देखो कि जब से 14 फाइनेंस कमीशन आया, उसने कहा कि ऐसे हम ट्रक भर भर के पैसे नहीं देंगे। मतलब 14 फाइनेंस कमीशन की जो फॉर्मूला है, उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट, 15 फाइनेंस कमीशन की जो फॉर्मूला है, उसमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट को कोई वेटेज नहीं है। जो वेटेज है वो क्या, एरिया, पॉपुलेशन, इनकम वगैरह। हालांकि आप समझिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट वो टर्म आउटलॉ नहीं हो गया, वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन फाइनेंस कमीशन उसको कोई वजन नहीं देता कि हम इसको गिनते नहीं है, जो हमारी फॉर्मूला है उस हिसाब से मिलेगा। तो अब ये यूनियन पर है कि वो क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा अलग अलग स्कीम में स्पेशल कैटेगरी स्टेट को 90-10 रेशियो में यूनियन ज्यादा पैसा अपनी तरफ से देता है। दिस इज ऑन इट्स ओन डिस्क्रिप्शन, वो केंद्र सरकार की चाहत या मर्जी है, फाइनेंस कमीशन ऐसा नहीं बोलता है। दैट इज द प्रेजेंट स्टैंड। ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट की टर्म है, तो मतलब ये आउटलॉ नहीं है, डिसकंटिन्यूड नहीं है, बट फाइनेंस कमीशन डज नॉट हेल्प देम एनीमोर। यूजुअली स्पेशल के स्टेटस देने की डिमांड कब बढ़ती है? जब इलेक्शन आना हो कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी बिहार, एंटी बंगाल, यहाँ पर हमें स्टेटस नहीं मिला, तब ये चर्चा में आता है, अदरवाइज इसकी कोई खास चर्चा नहीं होती। इलेक्शन सीजन में ज्यादा चर्चा करते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे ने जो पाया, मीन्स का मुद्दा है, 2 लाइन में बता दूं मैं आपको। ब्राजील, जर्मनी, ये सभी क्या फेडरल कंट्री, मतलब वहाँ स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, और उधर आप पाएंगे बहुत ढेर सारा पैसा टैक्स में कलेक्ट करते हैं। इंडिया में इतना कलेक्शन नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो लोकल बॉडीज है, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करती, कम करती है। उसका कारण क्या? एक तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, तो वो किसान वोट नहीं देंगे बोल के, भले कोई अमीर किसान हो, करोड़ों की इनकम हो, टैक्स नहीं लेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स सिटी एरिया में नहीं लेंगे, नहीं फिर वो सब कॉलोनी वाले हमें वोट नहीं देंगे। सो एज अ रिजल्ट दे आर नॉट गेटिंग इनफ मनी। कौन? स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। तो फिर सड़कों पे गड्ढे क्यों है, सरकारी स्कूलों के अंदर ये बहुत क्यों नहीं है? बिकॉज उनकी कैपेसिटी नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए ये सब चलता है। हालांकि इसको कैसे इंप्रूव करें, क्या इसके सजेशन है, वो सब मीन्स का मुद्दा है, जो हम मीन्स में समझेंगे। तो फाइनेंस कमीशन और उसके अलग टॉपिक्स थे, वो तो हमने समझ लिए। नेक्स्ट टाइम मतलब जब थर्सडे को मिलेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, ये सब क्या है, इसके लिए क्या कानून है, क्या सब उसके टर्म्स कंसेप्ट है, डिमोनेटाइजेशन क्या, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसे वैलिडेट किया वगैरह। सो इट इज कंटिन्यू। तब आगे का कार्यक्रम क्या है? आज 22 रविवार, तो टुमारो मंडे नाइट या ट्यूसडे नाइट ये जो हैंडआउट सब फिक्स करके, मतलब जीएसटी वाला भी और उसके बाद वाला फाइनेंस, वो मैं रीअपलोड चीजों को करता हूं। तो मुझे भी बोलना मुश्किल है, अभी वो मैं 25 के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रीइंस्टॉल करके नए ट्राई करूं, कहां पर बेस्ट आउटपुट है वगैरह उस पे है। बट आई विल फिक्स इट, डोंट वरी। ये ऐसी कोई चीज नहीं, कैंसर नहीं है कि मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं। वेडनेसडे नाइट को हम वापस अपनी जो क्विज होगी किस बात पे, जीएसटी और फाइनेंस कमीशन जो हमने समझा, उसकी वेडनेसडे को टेस्ट होगी। और आपके जो भी गूगल फॉर्म से डाउट है, तो उसमें जितने हो सकते हैं वो वेडनेसडे नाइट को मैं अपलोड करूंगा। थर्सडे से वापस मिलते हैं और अपनी कहानी जारी रहेगी। सो लाइक दैट विल कंटिन्यू। अब कुछ लोग सोच रहे हैं तुम्हारे तो फ्राइडे तो क्लास चला नहीं था, उसमें तो वो सब एरर आ गया था, तो उसका क्या? अब वो बात ऐसी, मैं सोमवार को कहता अपन वो पहले पीडीएफ के माध्यम फिक्स करूंगा उधर। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आप घर से बकरी निकालते हैं, अपन घर में फिर ऊँट चलाता है, दैट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ। तो वो तो थर्सडे और आगे वो क्लास चलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। वो तो मैं खत्म, मैं भी इधर हूं और आप भी इधर हैं, सो नीड नॉट वरी। कैलेंडर क्लास हियर, सी यू अकॉर्डिंगली इन द अपकमिंग डेज।